उसी को फिर से लाभ हानि का थोड़ा बेसिक को बता करके क्वेश्चंस चालू करेंगे। प्रैक्टिस शीट के लाइन से क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन उसके पहले जो बेसिक बार बार बता रहा हूं, हर क्लास में लाभ हानि का बेसिक बता रहा हूं, उसी को लिख रहा हूं। अगले 15 से 20 मिनट में वही पूरा बेसिक फिर से लिख रहा हूं। एक स्लाइड में जो हर क्लास में लिखा हूं लाभ हानि का बेसिक, वही बेसिक फिर से लिख रहा हूं, क्योंकि वही वही काम करना है बार बार अपन को। रैंडम क्वेश्चंस है, पूरे प्रैक्टिस शीट के क्वेश्चंस हैं, देख सकते हैं। लाइन से एक एक प्रश्न को अपन सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस शीट के सारे क्वेश्चंस हैं ये, तो प्रैक्टिस शीट के पूरे क्वेश्चंस हैं ये। इसमें हो रहा है ना? तो प्रैक्टिस शीट जो आप लोग को मिला था उसी के पूरे क्वेश्चंस हैं ये, देख सकते हैं। पूरे वही सब प्रश्न हैं, तो एक एक करके सारे प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार पूरा बेसिक लाभ हानि का लिखवा रहा हूं मैं, कि लाभ हानि में क्या क्या चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। पूरा बेसिक बता देता हूं, उसके बाद चालू करते हैं काम। याद है पूरा बेसिक जो एक स्लाइड में लिख रहा था, हर क्लास में एक स्लाइड में पूरा बेसिक लिखता था लाभ हानि का, याद है ना? वही पूरा लिखूंगा फिर से। देखो, परसेंट में डेटा गिवन होगा, परसेंट में डेटा गिवन होगा आपको, परसेंट में डेटा आपको गिवन होगा। ये सबसे पहले अपन देख रहे थे, परसेंट में डेटा आपको गिवन होगा। जैसे लाभ का परसेंट आपको दे दिया, लाभ का परसेंट आपको दे दिया, मान लीजिए कितना, 20%। लाभ का परसेंट आपको दिया है 20%, तो इसके लिए इक्वेशन आपको लिखना आना चाहिए। लाभ का परसेंट अगर 20% दिया है तो इसके लिए इक्वेशन आपको लिखना आना चाहिए। कैसे इक्वेशन लिखेंगे, याद है? लाभ का परसेंट अगर 20% है, इसका मतलब क्या है, याद है ना पूरा? जितने में सामान आपने खरीदा है मतलब क्रय मूल्य, या जितना रुपया आपने निवेश किया है मतलब क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब क्या, जितने में सामान आपने खरीदा है या जितना रुपया आपने निवेश किया है। क्रय मूल्य का सिंपल सा मतलब यह हुआ कि जितने में सामान आपने खरीदा है या जितना रुपया आपने निवेश किया है, दोनों एक ही चीज है। क्रय मूल्य का मतलब, कॉस्ट प्राइस का मतलब एकदम सिंपल सा ये समझना है आपको। क्रय मूल्य का मतलब जितने में सामान आपने खरीदा है, जितने में सामान आपने खरीदा है ऐसा बोलो, या फिर आप ऐसा बोलो जितना रुपया आपने निवेश किया है। क्योंकि व्यापारी सामान खरीद के ला रहा है तो एक्चुअल में वो उसका इन्वेस्टमेंट है। दुकानदार अगर सामान खरीद के ला रहा है बेचने के लिए, तो जितने रुपए में सामान को वो खरीद रहा है, जिसको आप क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस बोल रहे हैं, वो एक्चुअल में क्या है, इन्वेस्टमेंट भी है, निवेश भी है। मान लीजिए इस पेन को मैं खरीद के लाया हूं बेचने के लिए 50 रुपए में, तो 50 रुपए का इस पेन को खरीदा, एक्चुअल में देखा जाए तो ये 50 रुपए मैंने क्या किया है, इन्वेस्ट कर दिया है। समझ आ रहा है? 50 रुपए मैंने निवेश कर दिया है। तो जितने में सामान को खरीद रहा है, जितने में सामान को खरीद रहा है उसको क्रय मूल्य बोलो, या जितना रुपए आपने निवेश किया उसको आप क्रय मूल्य बोलो, एक ही चीज है। तो लाभ के परसेंट का मतलब क्या, जितने रुपए में आपने सामान खरीदा है, जितना रुपए आपने निवेश किया है, वो 20% बढ़ करके आपको रिटर्न मिला है। मतलब जितने में सामान आपने खरीदा उसको 20% बढ़ा करके सामान आपने बेचा, और जितने में सामान आप बेचते हैं उसी को क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस। समझ आ रहा है? जितना रुपए मैंने निवेश किया वो 20% बढ़ करके मेरे को रिटर्न मिला, पैसा मिला। पैसा मिलने का मतलब क्या, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। समझ आ रहा है? पैसा मिलने का मतलब क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है। समझ पा रहे हैं बात को? सेलिंग प्राइस का मतलब, विक्रय मूल्य का सिंपल सा मतलब क्या होगा, विक्रय मूल्य का मतलब जो पैसा मेरे को मिल रहा है, जो पैसा मेरे हाथ में आ रहा है। तो सेलिंग प्राइस का मतलब जो पैसा मेरे हाथ में आ रहा है। थोड़ा सा समझना, थोड़ा व्यवहारिक एग्जांपल समझना, एकदम रटना मत कि सामान जितने में खरीदा वो क्रय मूल्य, जितने में बेचा वो विक्रय मूल्य। ऐसे मत रटो इन चीजों को, थोड़ा समझो कि क्रय मूल्य का मतलब जितने में सामान मैंने खरीदा मतलब जितना रुपए मैंने निवेश किया। विक्रय मूल्य का मतलब जितना रुपया मेरे हाथ में आया, जितना में सामान बिका, जितना रुपया मेरे हाथ में आया। तो अगर मैं लाभ का परसेंट 20% बोला तो आपको इक्वेशन लिखना आना चाहिए कि सर जितने में सामान मैंने खरीदा, जितना रुपया मैंने निवेश किया था, वो 20% बढ़ करके मुझे रिटर्न मिला है। मतलब सीपी के 120% पर सामान बिका है, इतने में सामान बिका है, इतना रुपए मुझे रिटर्न मिला है। और जितने में सामान बिका या जितना रुपए मुझे रिटर्न मिला उसी को मैं क्या बोलता हूं, सेलिंग प्राइस।
समझ आ रहा है? अगर मुझे केवल लाभ बताना है कि लाभ कितने रुपए का हुआ, केवल मुझे लाभ बताना है कि लाभ कितने का हुआ, तो सीधे क्या बोलना, सीपी का 20%। लाभ कितने का हुआ बस मुझे ये चाहिए, तो क्या लिखेंगे, सीपी का 20%। समझ पा रहे हैं बात को? एग्जाम्पल भी साथ साथ में समझा रहा हूं, देखना साथ साथ में एग्जाम्पल भी देखना, एकदम क्लियर हो जाएगा। आधे घंटे पहले समझ लो पूरा को, क्वेश्चंस में आऊंगा फिर। जैसे मान लीजिए मैंने बोला 1500 रुपया में सामान खरीद कर, 1500 रुपए में सामान खरीद कर, 1500 रुपए में सामान खरीद कर 20% लाभ पर सामान बेचा, 20% लाभ पर सामान बेचा, तो सामान का विक्रय मूल्य ज्ञात करें, तो सामान का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। बता देंगे क्या बोलेंगे सर, 20% लाभ का मतलब सर जितना रुपए में मैंने सामान खरीदा 20% उसको बढ़ा करके सामान को बेचा, तो 1500 के 120% पर सामान मैंने बेचा और जितने में सामान में बेचूंगा उसी को क्या बोलूंगा, सेलिंग प्राइस। कितना आ जाएगा बोलो, 1800, 1800 आ जाएगा। समझ आ रहा है? ऐसा बोल रहा हूं। तो लाभ का परसेंट अगर लगा रहे हैं तो बाजू में हमेशा क्या लिखेंगे, सीपी। लाभ का परसेंट अगर लगा रहे हैं तो बाजू में क्या लिखेंगे, सीपी। एकदम सिंपल, जितने में सामान आपने खरीदा उसको 20% बढ़ा करके सामान को बेच दीजिए। समझ आ रहा है? लाभ का परसेंट अगर 20% है मतलब जितने में सामान आपने खरीदा उसको 20% बढ़ा करके बेच दीजिए। तो सामान खरीदा कितने में, 1500 में, 20% बढ़ाने का मतलब 1500 के 120% पर सामान आपने बेचा और जितने में सामान आपने बेचा उसी को क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य। कितना आ गया, ये 1800 आ गया। अगर मुझे केवल लाभ चाहिए कि लाभ कितने रुपए का हुआ, केवल लाभ चाहिए, तो लाभ कितने परसेंट का, 20% का, सीधे क्या लिखेंगे, 1500 का 20%। केवल मुझे लाभ चाहिए तो 1500 का 20% कितने का लाभ हुआ, 300 रुपए का। केवल लाभ चाहिए तो 1500 का 20% कितना लिख दूंगा, 300 लिख दूंगा। समझ पा रहे हैं? तो पहला ये हुआ कि लाभ का परसेंट अगर आपको प्रश्न में दे रहा है, लाभ का परसेंट अगर आपको प्रश्न में दिया है, प्रश्न में डेटा गिवन है परसेंट का और वो परसेंट लाभ का है, तो सीधे आप बोलना सर लाभ का परसेंट का मतलब जितने में सामान मैंने खरीदा है, जितना रुपए मैंने निवेश किया है मतलब सीपी, उसको 20% बढ़ा करके बेच दीजिए तो सीपी के 120% पर सामान बिकेगा। सीपी का 120% पर सामान बिका और जितने में सामान बिका उसी को क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस। इतना रुपए मैंने निवेश किया था और इतना रुपए मुझे रिटर्न मिला। रिटर्न मिलने का मतलब क्या, सामान जितने में बिका है। पैसा रिटर्न मिलने का मतलब सेलिंग प्राइस। समझ आ रहा है? जैसे आपने जमीन खरीद लिया है, अब जमीन जितने में खरीदा वो क्या है, कॉस्ट प्राइस जमीन का, वही क्या है, निवेश है आपका। अब उसको बेचे हैं तो पैसा वापस आपके हाथ में जो आया वो क्या है, एक्चुअल में सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है जमीन का। तो ये जो पैसा आप निवेश करते हैं वो, और ये जो पैसा आपको रिटर्न मिला वो, तो लाभ के परसेंट का मतलब जितना आपने निवेश किया वो 20% बढ़ करके रिटर्न मिला है आपको। बन जाएगा? यहीं पे थोड़ा ध्यान रखिएगा। यहां पे अगर मैं ऐसा बोल दूं इस बार आपको कि 1800 रुपए में सामान बेचने पर, 1800 रुपए में सामान बेचने पर किसी व्यक्ति को 20% का लाभ हुआ, किसी व्यक्ति को 20% लाभ हुआ, किसी व्यक्ति को 20% लाभ हुआ, तो सामान का क्रय मूल्य ज्ञात करें, सामान का क्रय मूल्य ज्ञात करें। बन जाएगा ये। 20% लाभ का मतलब जितने में सामान आपने खरीदा मतलब क्रय मूल्य, इसको 20% बढ़ा करके बेचा तो क्रय मूल्य के 120% पर सामान आपने बेचा और जितने में सामान आपने बेचा उसी को क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य, जो कि प्रश्न में आपको दिया है कितना, 1800। तो यहां से सीपी कितना आ जाएगा, 1800 इंटू 100 बटा 120, कट पिट करोगे तो क्या आएगा, 1500। ऐसा नहीं कि जो दिया उसी में लाभ का परसेंट लगाना है, लाभ का परसेंट अगर लगा रहे हो तो बाजू में क्या लिखना है, सीपी। दिया है सीपी तो ठीक, नहीं दिया है तो सीपी को क्या लिखिए, सीपी लिखिए। इतना ही है देखा जाए तो। लाभ का परसेंट अगर दिया है तो या तो ऐसा कुछ फॉर्मेट क्रिएट होगा या तो ऐसा कुछ फॉर्मेट क्रिएट होगा। लाभ का परसेंट सीपी पे ही लगेगा, ध्यान रखिएगा। 20% लाभ का मतलब जितने में सामान आपने खरीदा है उसको 20% बढ़ा करके आपने बेचा है। और ये गलती मत करना कि सर 1800 रुपए में सामान बेचा है, विक्रय मूल्य है, अब इस 20% लाभ को मैं 20% हानि बना के अगर 1800 में लगा दूंगा
तो क्या मेरा उत्तर सही आएगा? ये 1440 आ जाएगा, गलत हो जाएगा। ऐसा करने से मना किया हूं हर क्लास में, याद आ रहा है क्या बोल रहा हूं? 20% लाभ को आप रिवर्स जाकर 20% हानि नहीं बना सकते। कहने का मतलब ऐसा कुछ हो रहा है, 1500 रुपया में सामान खरीदा, 20% लाभ पर बेचा, तो सामान बिका कितने में? 1800 में। 20% लाभ का मतलब 1500 में क्या किया? 20% का वृद्धि। अब 1800 से 1500 जाने के लिए क्या 20% कमी करेंगे तो चलेगा? नहीं चलेगा। समझ आ रहा है? अब 1800 से वापस 1500 जाने के लिए 20% कमी से काम चलेगा क्या? नहीं चलेगा। अरे याद आ रहा है ना, पूरा पढ़ाया हूं। 20% का वृद्धि इज नॉट इक्वल टू 20% का कमी। 1500 से 1800 जाने में 20% का वृद्धि हुआ, तो क्या 1800 से 1500 वापस जाने के लिए 20% का वृद्धि को 20% कमी बना के जा पाऊंगा? नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि ये वाला 20% किस पे लगा? 1500 पे, लेकिन अब वाला 20% किस पे लग जाएगा? 1800 पे। तो 20% लाभ का मतलब 20% लाभ ही लेना है। 20% लाभ का मतलब 20% लाभ ही लेंगे, और वो लगेगा किस पे? सीपी पे। अगर दिया है सीपी तो ठीक, नहीं दिया है तो सीपी को सीपी लिखिए। इतना बस समझना है आपको लाभ के परसेंट को लेकर के। इसी सब चीजों को इंप्लीमेंट करेंगे अपन क्वेश्चन में। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट तो नहीं यहां तक? बन जाएगा। तो लाभ का परसेंट मैंने 20% बोला, तो सीधे आपको समझ में आना चाहिए लाभ का परसेंट 20% मतलब जितने में सामान आपने खरीदा, मतलब कॉस्ट प्राइस, जितना रुपए आपने निवेश किया वो 20% बढ़ करके मुझे रिटर्न मिला है। पैसा रिटर्न मिलने का मतलब सेलिंग प्राइस, इतना रुपया में सामान बिका, जिसको मैं क्या बोला? सेलिंग प्राइस। केवल लाभ चाहिए, लाभ कितने रुपए का? तो सीधे सीपी का 20%। एग्जांपल लिया मैंने, 1500 में सामान खरीद के 20% लाभ पर बेचा, मतलब 1500 में 20% का वृद्धि करके सामान बेचा, तो 1500 के 120% पर सामान बिका, जितने में सामान बिका उसको क्या बोल रहा हूं? सेलिंग प्राइस कितना? 1800। केवल लाभ पूछूं कितने रुपए का हुआ, तो 1500 का 20% कितना? 300। यहां पर बोला 1800 में सामान बेचने पर किसी व्यक्ति को 20% का लाभ हुआ। 1800 में सामान बेचा हूं मतलब सेलिंग प्राइस है ये। 20% लाभ का मतलब जितने में सामान खरीदा था उसको 20% बढ़ा दिया, तो सीपी के 120% पर सामान बिका है, और ये प्राइस आपको प्रश्न में दिया 1800, तो यहां से सीपी कितना आ जाएगा? 1500। इसके बाद हानि के परसेंट को देखिए जल्दी से। हानि का परसेंट आपको दिया है, मान लीजिए 20%। हानि का परसेंट आपको दिया है 20%, तो इसका मतलब अब सिंपल हो गया, जितने में सामान आपने खरीदा, जितना रुपए आपने निवेश किया, उसको 20% कम करके बेचिए सामान को, तो सीपी के 80% पर सामान बिका। सीपी का 80% पर सामान बिका, जितने में सामान बिका उसी को क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस होगा। जितने में सामान मैंने खरीदा, जितना रुपया मैंने निवेश किया, वो 20% कम होके पैसा वापस मिला मुझे, 20% कम होके, तो सीपी के 80% पर सामान बिका, इतना पैसा मुझे रिटर्न मिला है, और जितना पैसा मुझे मिला, जिस रेट पर सामान बिका उसी को क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस। केवल हानि चाहिए कि हानि कितने रुपए का? केवल हानि चाहिए, तो सीधे क्या बोलेंगे? सीपी का 20%। सीधे हानि मिल जाएगा आपको, बन जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए देखो, मान लो मैं बोला 2500 रुपए में सामान खरीद कर, 2500 रुपए में सामान खरीद कर 20% हानि पर बेच दिया, तो सामान का विक्रय मूल्य, जल्दी से बताओ क्या होगा? क्या होगा? सामान का विक्रय मूल्य। सीधे बोलेंगे 2500 रुपए में सामान खरीद कर 20% हानि पर बेचा, तो 2500 में खरीदा, 20% हानि का मतलब 2500 में 20% कमी कर दिया, तो 2500 के 80% पर सामान बेचा, और जितने में सामान बेचा उसको क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस। कितना? 2000 रुपए मुझे रिटर्न मिला। अगर केवल हानि बताना है कि कितने रुपए का हानि हुआ, कितने रुपए का हानि, तो सीधे 2500 का 20%, 2500 का 20% यानी कितना आ जाएगा? 500। हानि कितने का हुआ? 500 का। क्लियर है यहां तक क्या बोल रहा हूं? तो 2500 में सामान खरीदा, 20% हानि पर बेचा, मतलब 2500 में 20% का कमी करके सामान को बेचा, तो 2500 के 80% पर सामान बेचा, मतलब 2000 में सामान बिका, और जितने में सामान बिका उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। केवल हानि बताना है तो सीधे 2500 का 20% कितना आ जाएगा? 500। क्लियर है यहां तक? अब यहीं पे अगर मैं आपको ऐसा बोल दूं, इस बार ये देखो, यहां पर अगर मैं बोलूं 2000 रुपए में सामान बेचने पर, 2000 रुपए में सामान बेचने पर किसी व्यक्ति को 20% की हानि होती है,
किसी व्यक्ति को 20% हानि होती है तो सामान का क्रय मूल्य बताइए कितना। 2,000 रुपए में सामान बेचने पर किसी व्यक्ति को 20% हानि होती है तो सामान का क्रय मूल्य पूछा हो कितना। क्या 1600 बोलते हो यार। 2,000 रुपए में सामान बेचने पर किसी व्यक्ति को 20% हानि होती है तो सामान का क्रय मूल्य जितने में सामान खरीदा सीपी, जितने में सामान खरीदा सीपी, समझ आ रहा है, उसके 80% पर सामान को बेचा है और ये प्राइस प्रश्न में कितना दिया है आपको 2,000। तो यहां से सीपी कितना आएगा 2,000 इंटू 100 बटा कितना 80 कितना आएगा 2,500। समझ आ रहा है। हानि का परसेंट हो या लाभ का परसेंट हो बाजू में हमेशा क्या लिखेंगे सीपी। दिया है तो ठीक, नहीं दिया है तो सीपी को सीपी लिखिए, बन जाएगा। इसको लाभ का परसेंट बना के रिवर्स नहीं मारना है, ध्यान रखिएगा। 20% लाभ मतलब 20% लाभ ही यूज करेंगे, 20% हानि मतलब 20% हानि ही यूज करेंगे, उसको बैलेंस करके रिवर्स नहीं मारना है अपन को, बन जाएगा ये। तो हानि का परसेंट आपको 20% दिया है, 20% हानि का मतलब क्या, जितने में सामान आपने खरीदा, जितना रुपया आपने निवेश किया वो 20% कम होकर रिटर्न मिला है। तो इतना रुपया आपने निवेश किया, 20% कम होने का मतलब इसका 80% आपको रिटर्न मिला है। केवल हानि चाहिए तो सीधे सीपी का 20%। 2,500 रुपए में सामान खरीद कर 20% हानि पर बेचा, तो 2,500 में सामान खरीदा, 2,500 निवेश किया, 20% हानि का मतलब 2,500 का 80% मुझे रिटर्न मिला है और जितना रुपए मुझे रिटर्न मिला है उसी को क्या बोलता हूं सेलिंग प्राइस। केवल हानि चाहिए तो 2,500 का 20% कितने का हानि हुआ 500 का। 2,000 रुपए में सामान बेचा है और 20% का हानि हुआ है तो सामान खरीदा कितने में था, सामान कितने में खरीदा था नहीं पता, लेकिन जितने में खरीदा था उसमें 20% कमी करके बेचा तो सामान बिका 2,000 में, तो यहां से सीपी का वैल्यू कितना आ जाएगा 2,500, बन जाएगा। तो ये हानि का परसेंट देगा, तो ये सब काम करना है आपको। बढ़ूं आगे। तीसरा क्या है देखो, छूट का परसेंट आपको देगा, डिस्काउंट का परसेंट आपको दिया 20%। तीसरा लास्ट, डिस्काउंट का परसेंट आपको दिया कितना 20%। छूट के परसेंट का मतलब, डिस्काउंट के परसेंट का मतलब क्या समझ आता है, सामान पर जितना रुपए लिखा था उसको 20% कम करके सामान को बेचना। 20% छूट का मतलब क्या, जितना रुपए सामान पर लिखा था, जितना रुपए सामान पर लिखा था उसको क्या बोलेंगे एमआरपी, अंकित मूल्य, प्रिंटेड प्राइस या एमआरपी। इसको 20% कम कर दो तो एमआरपी के 80% पर सामान बिकेगा और जितने में सामान बिकेगा उसी को क्या बोलेंगे सेलिंग प्राइस। समझ आ रहा है। छूट का परसेंट लगाओगे, छूट का परसेंट अगर लगाते हो तो बाजू में क्या लिखेंगे एमआरपी। छूट का परसेंट अगर लगाते हो तो बाजू में क्या लिखना है एमआरपी, अंकित मूल्य प्रिंटेड प्राइस। अंकित मूल्य प्रिंटेड प्राइस, एमआरपी पे ही छूट का परसेंट लगेगा। छूट का मतलब होता है कमी, डिस्काउंट का मतलब कमी, किसको कम करना, अंकित मूल्य को कम करना। सामान पर जितना लिखा है उसको 20% कम करके सामान को बेचा, तो सामान पर जितना लिखा है उसको एमआरपी, इसको 20% कम करने का मतलब एमआरपी के 80% पर सामान को बेचना और जितने में सामान बेचा उसी को क्या बोलते हैं सेलिंग प्राइस। अगर केवल छूट चाहिए कि कितने रुपए का छूट दिया तो सीधे क्या बोलना एमआरपी का सीधे सीधे क्या 20%, बन जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए, किसी सामान का अंकित मूल्य है 500 रुपए, किसी सामान का अंकित मूल्य 500 रुपए है, इस पर 10% की छूट देकर सामान बेच दिया, इस पर 10% छूट देकर सामान बेचा, तो सामान का विक्रय मूल्य बताइए, बता देंगे। 500 रुपए एमआरपी, 10% छूट का मतलब 500 के 90% पर सामान बेचा और जितने में सामान बेचा उसी को क्या बोलेंगे सेलिंग प्राइस। कितना आ जाएगा 450 बनेगा। छूट कितने का दिया मुझे केवल ये चाहिए, कितने रुपए का छूट दिया तो सीधे 500 का 10%, 500 का 10% कितने का दिया 50 रुपए का छूट दिया। समझ आ रहा है। छूट का परसेंट हमेशा किस पर लगेगा एमआरपी पर लगेगा। छूट के परसेंट का मतलब कमी, छूट के परसेंट का मतलब कमी, 10% की छूट का मतलब 10% कम करना।
10% की छूट का मतलब 10% कम करना। किसको कम करना? जितना रुपए लिखा है उसको 10% कम करना। तो 500 अपने आप में 100% था, लेकिन सामान बिका 500 के 90% पर, और जितने में सामान बिका उसको क्या बोल रहा हूं? सेलिंग प्राइस। अब यहीं पे ऐसा बोल दिया, यहीं पे एक प्रश्न ऐसा बना दिया, अंकित मूल्य पर 10% छूट देने पर सामान 450 में बिक गया। तो सामान का अंकित मूल्य क्या था? बता देंगे सामान का अंकित मूल्य क्या था? इस बार अंकित मूल्य नहीं दिया, लेकिन 10% छूट किस पे लगेगा? एमआरपी पे ही। एमआरपी के 90% पर सामान बिका, और ये प्राइस प्रश्न में कितना है? 450। तो यहां से एमआरपी का वैल्यू कितना आ जाएगा? 450 गुणा 100/90 कितना आ जाएगा? 500। समझ आ रहा है? कौन किस पे लगेगा? एकदम रट लो, लाभ का परसेंट और हानि का परसेंट हमेशा किस पे लगेगा? सीपी पे। लाभ का परसेंट और हानि का परसेंट हमेशा सीपी पे ही लगेगा। सीपी दिया है तो ठीक, नहीं दिया है तो सीपी को सीपी लिख दीजिए। तो लाभ का परसेंट और हानि का परसेंट सीपी पर ही लगेगा, और छूट का परसेंट किस पर लगेगा? एमआरपी पर। रीड करना सीख गए तब क्वेश्चंस करने में मजा आएगा आपको। लाभ के परसेंट का मतलब जितने में सामान आपने खरीदा है उसको 20% बढ़ा करके बेच दीजिए। जितना निवेश किए थे वो 20% बढ़ करके रिटर्न मिला है। हानि के परसेंट का मतलब जितना निवेश किए थे 20% कम होकर रिटर्न मिला है। जितने में सामान खरीदा था 20% कम होकर रिटर्न मिला है आपको। छूट के परसेंट का मतलब जितना रुपया सामान पर लिखा था वो 20% कम होकर सामान बिका है। तो लिखा कितना था उसको बोलेंगे एमआरपी। 20% कम हो गया मतलब एमआरपी के 80% पर सामान बिका है। बनेगा यहां तक? तो परसेंट में डेटा जब दिया रहेगा तो वो लाभ का परसेंट दे सकता है। इक्वेशन ऐसे बनाने आना चाहिए। अब सीपी दिया है तो ठीक, नहीं दिया है तो सीपी को सीपी ही रहने दीजिएगा। हानि का परसेंट दिया रहेगा तो इक्वेशन ऐसा बनाना, सीपी दिया है तो ठीक, नहीं दिया है तो सीपी को सीपी रहने देना। छूट का परसेंट दिया तो इक्वेशन ऐसा बनाना है, एमआरपी दिया है तो ठीक, नहीं दिया तो एमआरपी को एमआरपी छोड़ देना। अब इसके बाद एक बात समझो, लाभ का परसेंट अगर पूछा, परसेंट में सामने वाले को आंसर चाहिए, परसेंट में सामने वाले को आंसर चाहिए। समझ आ रहा है? परसेंट में सामने वाले को आंसर चाहिए। लाभ का परसेंट बताओ कितना, ऐसा पूछा तो लाभ का परसेंट बताओ कितना, तो आप जुगाड़ किसका करेंगे? सीपीएसपी का। कितना हाथ से गया, कितना हाथ में आया, कितने में खरीदा, कितने में बेचा, कितना हाथ से गया, कितना हाथ में आया। सीपीएसपी बस। जैसे 25 रुपया का सामान खरीदा और बेचा कितने में? 28 में। सीधे क्या बोलना? 3 रुपया का लाभ किस पर? 25 पर। तो 3/25 इंटू 100, लाभ का परसेंट कितना? 12। 25 का सामान खरीदा और बेचा कितने में? 28 में। 25 का सामान खरीदा और बेचा 28 में, तो सीधे बोलना लाभ का परसेंट कितना हो गया सर? 12। समझ आ रहा है? 25 का सामान खरीद के 28 में बेचा, तो 25 रुपया का सामान खरीद के 28 रुपया में बेचा, तो लाभ का परसेंट क्या बताएंगे? 3/25 इंटू 100 मतलब कितना? 12। इसी प्रकार अगर हानि का परसेंट आपसे पूछ लिया कितने परसेंट का हानि, तो जुगाड़ करेंगे किसका? सीपीएसपी का। सीपीएसपी का जुगाड़ करेंगे। जैसे 20 में सामान खरीदा, 18 में बेचा, सीधे बोलना 2 रुपए का हानि किस पर? 20 पर। 2/20 इंटू 100 कितना परसेंट का हानि? 10। तो प्रश्न में अगर परसेंटेज में सामने वाले को आंसर चाहिए, परसेंटेज में सामने वाले को आंसर चाहिए, लाभ का परसेंट पूछा है, तो सीपीएसपी के जुगाड़ के पीछे लग जाना। सीपीएसपी के जुगाड़ के पीछे लगना। सीपी का मतलब कितने में सामान खरीदा, एसपी का मतलब कितने में सामान बेचा। सीपी का मतलब कितना रुपया मेरे हाथ से गया, और एसपी का मतलब कितना रुपया मेरे हाथ में आया। 25 गया, 28 आया। 25 निवेश किया, 28 रिटर्न हुआ। 3 रुपया का लाभ किस पर? 25 पर। तो 3/25 इंटू 100, 12। 20 रुपया गया, 18 आया। 2 रुपया का हानि किस पर? 20 पर। 2/20 इंटू 100। नीचे हमेशा क्या आएगा? सीपी। याद है ना ये सब? तो 3 रुपया का लाभ के लिए मैंने कितने रुपए का निवेश किया? 25। तो 3 रुपए के लाभ की गणना किस पर करूंगा? 25 पर। 2 रुपए के हानि का गणना किस पर करूंगा? 20 पर। ऐसे ही अगर आपसे छूट का परसेंट पूछ लिया, डिस्काउंट का परसेंट पूछा, तो किसके पीछे भागोगे? एमआरपी और एसपी। लिखा था 500 और बेच दिया मान लो 450 में। लिखा था 500 और बेच दिया 450 में,
तो छूट का परसेंट, 50 रुपए का छूट किस पर, 500 पर, तो 50 500 का कितना परसेंट है, 10%। इतना है लाभ हानि में, इंक्लूडिंग डिस्काउंट, एमआरपी, सब मिला मुलू के पिछले आधे घंटे में जितना बताया हो, इतना ही है। सारे प्रश्न इसी के अंतर्गत बनेंगे। तो परसेंट में सामने वाले का आंसर चाहिए तो आप देखना, लाभ का परसेंट चाहिए तो सीपीएसपी के जुगाड़ के पीछे लग जाना, हानि का परसेंट चाहिए तो सीपीएसपी के जुगाड़ के पीछे लग जाना, और छूट का परसेंट चाहिए तो एमआरपी और एसपी के जुगाड़ के पीछे लग जाना। सीपी को हमेशा लेफ्ट साइड, एसपी को हमेशा राइट साइड, सीपी लेफ्ट, एसपी राइट, एमआरपी लेफ्ट साइड लिखना और एसपी राइट साइड लिखना। सिंपल सा यार, सीपी एसपी का जुगाड़ करो, लाभ और हानि का परसेंट बता देंगे। हाथ से गया 25 और रिटर्न कितना आया 28। 3 रुपए का लाभ किस पर कमाया, 25 पर, 3/25 इंटू 100। गया 20 आया 18, 2 रुपया का हानि हो गया किस पर, 20 पर। मैंने 3 रुपया का लाभ कमाया, उस 3 रुपए के लाभ के लिए निवेश कितना किया, 25। तो 3 रुपए के लाभ की गणना किस पर होगी, 25 पर। तो 3/25 का कितना परसेंट है, 3/25 इंटू 100। 2 रुपए के हानि की गणना किस पर होगी, 20 पर, क्योंकि 2 रुपए के हानि के लिए मैंने कितने रुपए का निवेश किया, 20 का, 2/20 इंटू 100। यहां पर 50 रुपए का डिस्काउंट किस पर दिया, 500 पर, तो 50 500 का कितना परसेंट है, 50/500 इंटू 100। ऊपर में दोनों का डिफरेंस आता है, नीचे में इनिशियल वैल्यू। ऊपर में दोनों का डिफरेंस, नीचे में इनिशियल वैल्यू। ऊपर में दोनों का डिफरेंस, नीचे में क्या आता है, इनिशियल वैल्यू। इतना है, बनेगा यहां तक। इसके अलावा लाभ का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ एसपी माइनस सीपी होता है क्या ये। हानि का फॉर्मूला एकदम जनरल चीज है, ये भी याद करिए। लाभ कैसे निकलेगा, एसपी माइनस सीपी। 25 का खरीदा, 28 में बेचा, 3 रुपया का लाभ कैसे आया ये, 28 में 25 घटाने पर। 20 का खरीदा, 18 में बेचा, 2 रुपया का हानि कैसे आया ये, 20 में 18 घटाने पर। भाई लाभ में ज्यादा क्या होगा, एसपी, तो एसपी से सीपी घटाइए। हानि में ज्यादा क्या होगा, सीपी, सीपी से एसपी घटाइए। और छूट कैसे मिलेगा, छूट का डेटा एमआरपी में से क्या करिए, एसपी घटाइए। एकदम जनरल, एकदम ये तो सामान्य चीजें हैं। इतना ही है बस लाभ हानि में, इन्हीं के बेसिस पे प्रश्न बनने होते हैं। इतना ही करना है काम बस, इसके अलावा कोई और काम नहीं है। इसके अलावा परसेंट में सामने वाला आंसर मांगता है तो प्रारंभिक मान को अपने मन से जो मानना है मान लो, प्रारंभिक मान को जो मानना है मानो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सामने वाले को परसेंट में आंसर चाहिए, परसेंट में कितने परसेंट का लाभ, कितने परसेंट का हानि, कितने परसेंट का छूट, तो आप प्रारंभिक मान को, सीपी वगैरह को अपने मन से 100 मान लो, परसेंट में फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो या तो परसेंट में डेटा देगा आपको, देगा तो ये सब करना आना चाहिए, ये देखिए, या तो परसेंट में डेटा आपसे पूछेगा, पूछेगा तो आपको ये सब करना आना चाहिए। इतना ही है, कोई फॉर्मूला नहीं अभी तक आया है, एक भी फॉर्मूला नहीं बताया अभी तक में। पूरा प्रतिशत का ही एप्लीकेशन है, कोई फॉर्मूला नहीं बताया हो। अगले पूरे लेक्चर में जितने भी प्रश्न करेंगे उसमें कोई फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। देखो जैसे इस प्रश्न को देखो, बनाए हो इसको, क्या आंसर निकाले उसका, 2.9, सभी लोग बनाए हो, 2.9%। बताऊंगा साथ साथ में, जो प्रैक्टिस शीट को बनाए होंगे आंसर निकाले होंगे। इधर निकाले हैं आप लोग 2.9 निकाले हैं, क्यों नहीं निकाले हैं आप लोग, तो कर लिए थे प्रैक्टिस शीट को। हाँ आप बाजू में, तो प्रैक्टिस शीट व्हाट्सएप पे नहीं आया क्या, तो क्यों नहीं बनाए फिर, उधर साइड में आप बनाए हैं। आप लोग प्रैक्टिस शीट को बनाते नहीं हो यार, आधे लोग लेते नहीं हो, व्हाट्सएप में आ जाए तो देखते नहीं हो, नहीं आए तो फिर आता क्यों नहीं है। कुछ ना कुछ दिक्कत आप लोग के साथ परमानेंट बना ही रहता है। प्रैक्टिस शीट आ जाए तो देखना नहीं है, नहीं आए तो आया क्यों नहीं है। मेंटली अपने आप को सेटिस्फाइड करते हो क्या यार, आ गया बस ठीक है, बन जाएगा हमसे, आ गया है तो बन ही जाएगा, बनाने की आवश्यकता नहीं है, आ गया है तो बन जाएगा। 2.9% आएगा। देखो क्या बोला है, क्या बोला है, देखो किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक है। कैसे दिमाग लगाना है, ध्यान से देखो कैसे दिमाग लगाना है।
कैसे दिमाग लगाना है ध्यान से देखना, अप्रोच को पकड़ो, एकदम रैंडम क्वेश्चंस इसीलिए लिया हो, पूरा प्रैक्टिस शीट का डिस्कशन इसीलिए रखा हो, रैंडम क्वेश्चंस आएंगे तो दिमाग कैसे दौड़ाएंगे एग्जाम में। ठीक है, ऑनलाइन में 2.9 बहुत लोग निकाले हो, देखो 2.9 कैसे आएगा देखना। पहली बात तो आपसे पूछा क्या है, लाभ का प्रतिशत। पहले तो डिमांड देखो क्या किया है, लाभ का प्रतिशत पूछा है। तुरंत मेरा दिमाग चलना चाहिए सर, लाभ का प्रतिशत पूछा है ना, तो कहीं से सीपी और एसपी का जुगाड़ बस कर लो सर आप। सीपी और एसपी का जुगाड़ हुआ तो काम खत्म सर। दिमाग में तुरंत ऐसा चलना चाहिए कि सर लाभ का प्रतिशत पूछा है, देखो ना लाभ का प्रतिशत पूछा है, तो लाभ का प्रतिशत पूछा है तो सीपी और एसपी के पीछे पड़ जाओ आप। सीपी एसपी मिला, सीपी एसपी का मतलब कितने में सामान को मैं खरीदा और कितने में सामान को मैं बेचा, ये मिल जाए, यही करना है। इसके अलावा सर एक बात और आपने बताई कि परसेंट में सामने वाले को आंसर चाहिए तो आप इनिशियल डेटा को अपने मन से मान लेना। चलो देखते हैं, किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक है, समझ आ रहा है, द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 40% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस। तो आप यहां से क्या करिए, मान लीजिए, क्या मानेंगे, क्रय मूल्य को कितना ले लीजिए 100, तो फिर तुरंत यहां से एमआरपी कितना बता देंगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। क्रय मूल्य को कितना 100, तो यहां से एमआरपी कितना हो जाएगा 140। क्रय मूल्य का जुगाड़ तो हो गया सर, क्रय मूल्य का जुगाड़ तो हो गया 100, बस विक्रय मूल्य का जुगाड़ हो जाए, सीपी तो मिल गया 100। प्रारंभिक मान को मान लो, ऐसा नहीं कि 100 ही मानना है, जो मानना है वो मानो। तो सीपी को कितना लिया 100, एमआरपी कितना आ गया 140, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है सर। अब आपको क्या बोला है, यदि इसका विक्रय मूल्य, ये देखिए विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस के बारे में बता रहा है, यदि इसका विक्रय मूल्य अंकित मूल्य का 73 सही 1/2% है, यदि इसका विक्रय मूल्य अंकित मूल्य का 73 सही 1/2% है, मतलब इसके विक्रय मूल्य के बारे में क्या बोला है कि इसका विक्रय मूल्य अंकित मूल्य यानी एमआरपी का कितना है 73 सही 1/2, मतलब कितना आ जाएगा 147/2%, 147/2%। ऐसा संबंध आपको दिया है, ऐसा संबंध आपको दिया है, समझना बात को। आप देखेंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। जैसे छूट का परसेंट में आपको 20% दिया था, देखो छूट का परसेंट 20% दिया था, तो सेलिंग प्राइस का एमआरपी से रिलेशन क्या बना था, छूट का परसेंट अगर 20% दिया था तो सेलिंग प्राइस क्या निकला था, एमआरपी का कितना परसेंट, 80%। समझ आ रहा है, छूट का परसेंट अगर 20% दिया हो तो सेलिंग प्राइस क्या आएगा, एमआरपी का 80%। छूट का परसेंट अगर 30% है तो सेलिंग प्राइस क्या आएगा, एमआरपी का 70%। तो आपको यहां पर सीधे सीधे बता दिया है कि सेलिंग प्राइस एमआरपी का कितना है 147/2%, सीधे बता दिया है ये कि सेलिंग प्राइस जो है एमआरपी का 147/2% है। एमआरपी पता है कितना 140, परसेंट को हटाओगे तो नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, 0 से 0 काटो 147, 0 से 0 काट दो, 2 से कितने बार 7 बार, नीचे 10 बचा है, ऊपर वाले को गुणा करो, 7 सते 49, 7 चौको 28, 28 और 4 32, 7 एकम 7 3 10, नीचे 10 है मतलब एक अंक के बाद दशमलव, मिल गया एसपी, खत्म हो गया क्वेश्चन। सीपी 100 और एसपी कितना 102.9, सीधे बोलो लाभ का परसेंट कितना 2.9, सीधे बोलो। उद्देश्य को समझो, रैंडम क्वेश्चंस आएंगे ही एग्जाम में, रैंडम क्वेश्चंस आएंगे, प्रश्न में कुछ खास है नहीं करने को, कोई भी प्रश्न आएगा देखना ना, अप्रोच एकदम बना के रखो। सबसे पहला अप्रोच आपने क्या बनाया कि सर लाभ का प्रतिशत मेरे से पूछा है, तो लाभ का प्रतिशत अगर पूछा है तो मेरे को डिमांड है सीपी और एसपी का, लाभ के प्रतिशत को कैसे फाइंड करेंगे, कितना में सामान खरीदा और कितना में बेचा, मेरे हाथ में आया कितना और मेरे हाथ से गया कितना, तो सामान कितने में खरीदा मैंने और कितने में बेचा। अब सीपीएसपी चाहिए तो आपने क्या किया, सबसे पहले पहला वाला स्टेटमेंट पढ़ा, किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक है, तो क्रय मूल्य को 100 बोले तो अंकित मूल्य कितना 140, क्रय मूल्य तो मिल गया सर 100 में खरीदा हूं, बेचा कितने में वो निकालना है। अब इसका विक्रय मूल्य आपको बता रहा है कि अंकित मूल्य का इतना परसेंट है, मैं आपको बोला कि छूट का परसेंट जब आपको देता हूं मैं, छूट का परसेंट 20%, तब आप रिलेशन क्या बनाते हैं, जितना लिखा है उसके 80% पर सामान बिक गया सर। जब मैं आपको बोलूंगा कि छूट का परसेंट 30% है, तब आप क्या बोलेंगे, जितना लिखा है उसके 70% पर सामान बिक गया सर। लेकिन यहां पर आपको खुद से बोल रहा है कि एमआरपी के 147/2% का वैल्यू एसपी के बराबर है।
मतलब एमआरपी जो लिखा था उसका 147/2% किसके बराबर है, विक्रय मूल्य के बराबर। जैसे यहां देखो ना, एमआरपी का 80% सेलिंग प्राइस के बराबर, एमआरपी का 70% सेलिंग प्राइस के बराबर। तो वैसे यहां पर बता दिया कि विक्रय मूल्य जो है ये अंकित मूल्य का इतना परसेंट है, तो विक्रय मूल्य एसपी अंकित मूल्य एमआरपी का 147/2% है। एमआरपी का वैल्यू रखे, परसेंट को हटाया, नीचे 100 आया, एक जीरो से एक जीरो काटा, 2 से 7 बार, 7 का गुणा किया 147 में और 10 से भाग दिया। 10 से भाग देने का मतलब एक अंक के बाद डेसिमल, तो आपको मिल गया 100 में खरीदा और बेचा कितने में, 102.9 में। 100 में खरीद के 102.9 में बेचा, तो लाभ का परसेंट कितना, 2.9। और 100 मानने का फायदा ये होता है, 100 मानने का फायदा क्या है सर, 2.9 रुपए का लाभ किस पे, 100 पे। तो 2.9 100 का कितना परसेंट है, 2.9। 100 मानने का ये फायदा होता है, समझ आ रहा है। 100 मानने का फायदा तो यही है ना, 2.9 रुपए का लाभ हुआ, किस पर हुआ, 100 पर। तो 2.9 100 का कितना परसेंट है, 2.9 ही आएगा। 100 से 110 तो सीधे बोलते लाभ का परसेंट 10, 100 से 120 तो लाभ का परसेंट 20, 100 से 125 तो लाभ का परसेंट कितना, 25। 100 मानने का ये फायदा होता है। ये समझ आ रहा है, डिमांड को समझ पा रहे हो, समझ आया प्रश्न ये, इसका उत्तर निकाले हो, क्या निकाले हो, ऑप्शन सी निकाले हो क्या, बाकी लोग देखो निकाले हो क्या इसका आंसर, ऑनलाइन वाले सी निकाले हो इसका, ठीक। वही अप्रोच पकड़ना है अपन को, वही अप्रोच। लास्ट में पूछा क्या है देखो प्रश्न में, देखो यहां पर क्या पूछा है, सीधे डिमांड को पकड़ो। सर यहां पर हमसे पूछा है छूट का परसेंट, ये देखो, तो छूट का परसेंट, डिस्काउंट का परसेंट पूछा है सर, तो अपन को जुगाड़ किसका करना है, एमआरपी कितना लिखा था और कितने में बेचा। ये देखो ना, छूट का परसेंट अगर पूछा है तो एमआरपी और एसपी के पीछे भागो, लिखा कितना और बेचा कितने में, ये चाहिए मेरे को। छूट का परसेंट अगर, छूट का परसेंट अगर पूछ रहा है तो अपन को एमआरपी और एसपी का जुगाड़ करना है, लिखा कितने में और बेचा कितने में, ये चाहिए। अब पढ़ो प्रश्न को, ये दोनों डेटा चाहिए मेरे को। किसी वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 35% अधिक मूल्य अंकित किया जाता है, फिर से सीपी को ले लो कितना, 100, तो एमआरपी कितना हो जाएगा, 35% अधिक का मतलब कितना, 135। कोई डाउट तो नहीं इसमें। अब आपको चाहिए क्या, एमआरपी तो चलो मिल गया, बेचा कितने में वो मिल जाए। चलिए, वस्तु को बेचकर 20% का लाभ होता है, ये देखिए, वस्तु को बेचकर 20% का लाभ होता है। 20% का लाभ, लाभ का परसेंट किस पे लगेगा, सीपी पे, तब जाके क्या मिलेगा, एसपी। 20% के लाभ का मतलब याद करो, पहला स्लाइड, 20% के लाभ का मतलब जितने में सामान मैंने खरीदा है 20% बढ़ करके मेरे हाथ में रिटर्न आया, तो एसपी कितना, 120। अब देखो एसपी मिल गया 120, खत्म हो गया। यहां से बता दीजिए छूट का परसेंट, कितने का छूट दिया, 15, किस पर, 135 पर। 15/135 इंटू 100 कितना आ जाएगा, 100/9%। इसी को क्या लिखेंगे, 11 सही 1/9। समझ पा रहे हैं क्या करना है, क्लियर हो पा रहा है, अप्रोच क्या रहेगा। आपको चाहिए था एसपी, तो एसपी कहां से मिलेगा, देखो ना, लाभ का परसेंट दिया है, वस्तु को बेचकर 20% का लाभ होता है, तो वस्तु को बेचकर 20% का लाभ होता है, 20% का लाभ। इसका मतलब वस्तु बिका कितने में है, 120 में। अगर 100 में खरीदाया है, 20% के लाभ का मतलब कितने में बिका है, 120 में। ये देखिए पहला स्लाइड को देखिए, दिखेगा आपको, ये देखिए, लाभ का परसेंट अगर दिया है आपको, लाभ का परसेंट अगर आपको दिया है, ये देखिए, तो सीपी पे लगाइए लाभ का परसेंट, जिससे क्या मिलेगा आपको, एसपी मिलेगा। तो यहां पर अगर लाभ का परसेंट दिया है आपको प्रश्न में 20%, तो लगा दीजिए सीपी 100 रुपया माने हैं, इस पे लाभ का परसेंट लगाइए, तो सीपी 100, लाभ का परसेंट 20, तो एसपी कितना, 120। लाभ का परसेंट मतलब जितना रुपया मैंने निवेश किया, कितना, 100, 20% बढ़ करके सामान बिका है, कितने में बिका, 120 में। तो लिखा था 135 और बेचे कितने में, 120 में। तो कितने परसेंट का छूट दिए, 15 रुपए का डिस्काउंट दिए हैं, किस पर, 135 पे। तो 15 135 का कितना है, 11 सही 1/9%। बन जाएगा। दोनों प्रश्न को समझ पा रहे हो। यहां पर लाभ का परसेंट पूछा था, अब लाभ का परसेंट पूछा था तो किसके पीछे भागे अपन, सीपीएसपी।
लाभ का परसेंट पूछा था तो सीपीएसपी के पीछे भागे, 100 में खरीदे 102.9 में बेचे, लाभ का परसेंट बता दिए। यहां पर छूट का परसेंट पूछा था तो अपन किसके पीछे भागे, लिखा कितने में था और बेचा कितने में था। तो लिखा कितने में था वो तो तुरंत मिल गया। सेलिंग प्राइस निकालने के लिए अपन ने बोला कि सर ये लाभ का परसेंट लगा दो सीपी पे, तब जाके अपन को क्या मिलेगा, सेलिंग प्राइस। तो 135 रुपया सामान पर लिखा था, बेचा 120 में, तो छूट का परसेंट कितना आ गया, 100/9, 11 सही 1/9 बन जाएगा। सेलिंग प्राइस निकाल रहे हैं 20%, लाभ का मतलब क्या, अपन को सेलिंग प्राइस चाहिए, सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य 100 का खरीदे हैं, 20% लाभ का मतलब 100 में 20% का वृद्धि करके बेचे। मेरे को लाभ कितने रुपए का हुआ उससे मतलब थोड़ी है, मेरे को कितना में बिका सामान वो चाहिए था, इसीलिए 120 लिखा हूं मैं। लाभ कितने रुपए का होता तब यहां 20% लिखता, उसका तो कोई मतलब ही नहीं है यहां पर। इसको बनाए हैं, कितना आ रहा है, 1280 आया है क्या, 1280 निकाले हैं जो प्रैक्टिस शीट लिए थे। बाकी लोग पढ़ो तो प्रश्न को क्या लिखा है, रेमी को कोई वस्तु निश्चित मूल्य पर बेचकर 20% का लाभ होता है, यदि वह वस्तु को ₹8 और अधिक में बेचती तो उसे 30% का लाभ होता। 10% का वैल्यू कितना है 8, तो 100% का वैल्यू कितना 80, सीपी मिलेगा सीधे सीधे कितना 80। कर सकते हैं ऐसा, बोल सकते हैं क्या ऐसा, 10% का वैल्यू कितना है 8, तो 100% का वैल्यू कितना 80, मतलब क्रय मूल्य कितना मिल गया 80। तो एक ठो वस्तु का क्रय मूल्य 80, तो 16 वस्तु का कितना 16 इंटू 80 कितना आ जाएगा, 16 8 128, 1280 खत्म हो गया क्वेश्चन। समझ आ रहा है, ऐसे भी दिमाग दौड़ा सकते हैं। बाकी इसको और डिटेल में समझाता हूं एक बार, देखो रेमी को कोई वस्तु निश्चित मूल्य पर बेचकर 20% का लाभ होता है, निश्चित मूल्य पर बेचकर 20% का लाभ होता है, यदि वह वस्तु को 8 रुपए और अधिक में बेचती तो उसे 30% का लाभ होता। ऐसा समझो, मान लो मैंने सामान को खरीदा कितने रुपए में, x रुपए में, अब इसको 20% लाभ पर बेच दिया, ऐसे समझो इस प्रश्न को, इसको 20% लाभ पर बेचा तो मुझे कितना रुपए मिला, x का 120% ये मिला। ऐसे समझो प्रश्न को, x रुपए में कोई वस्तु खरीदा मैं, 20% लाभ पर बेचा तो सामान बिका कितने में, x के 120% पर। इतने रुपए में सामान खरीदा, इतने रुपए में सामान को बेचा, इतने में खरीदा हूं और इतने में सामान को बेचा हूं। अब अगर इसको मैं 30% लाभ पर बेचता तो सामान कितने में बिकता, x के 130% पर, और ये वाला जो प्राइस है ये 8 रुपए क्या है, अधिक है। ऐसे भी तो समझ सकते हो, समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूं, x रुपए में सामान को खरीदा मैं, x रुपए में सामान को खरीदा, 20% लाभ पर बेचा तो सामान बिका कितने में, x के 120% पर। 30% लाभ पर बेचता तो सामान कितने में बिकता, x के 130% पर। x में सामान खरीदा, 20% लाभ का मतलब जितने में खरीदा उसको 20% बढ़ा दीजिए तो x के 120% पर सामान बिका। अगर 30% लाभ पर बेचता तो सामान कितने में बिकता, x के 130% पर। ये जो प्राइस है ये 8 रुपया क्या है, अधिक, कौन से वाले से, ये वाले से। इसका मतलब दोनों का अंतर कितना दिया है 8, तो 130x/100 माइनस 120x/100 बराबर कितना 8, तो यहां से 10x/100 बराबर कितना 8, तो यहां से x का वैल्यू कितना आ गया 80। इसका मतलब एक ठो सामान का क्रय मूल्य कितना है 80, तो ऐसे 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 16 इंटू 80 कितना हो जाएगा 1280 बनेगा। यहां तक सोच पा रहे हैं और समझ पा रहे हो क्या कर रहा हूं, प्रश्न को ऐसा बोला है लेकिन इसको ऐसा रीड कर लो, देखो ना 20% लाभ पर बेचा इतना रुपया में बिका, 30% लाभ पर बेचता तो इतना रुपया में बिकता, और ये जो प्राइस है ये क्या है 8 रुपया अधिक है। देखो ना, वस्तु को 8 रुपए और अधिक में बेचती तो 30% का लाभ होता, तो ये जो पैसा है, ये जो सेलिंग प्राइस है ये 8 रुपया क्या है, अधिक है। कौन से वाले से, ये वाले से। तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 8, तो दोनों का डिफरेंस आप बोल दो 8, यहां से x का वैल्यू कितना आ जाएगा 80। एक ठो सामान का क्रय मूल्य मिल गया 80, तो ऐसे 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 16 इंटू 80। इसको सीधे ऐसा करते देखो, सर 20% लाभ पर बेचा, 30% लाभ पर बेचता तो मुझे 8 रुपया अधिक मिलता,
इसका मतलब सर 10% का वैल्यू किसके बराबर है 8, तो 100% का वैल्यू कितना 80। सीधे ऐसा आ गया देखो, 100% मतलब क्या क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना मिल गया मेरे को 80। अब एक ठो का क्रय मूल्य अगर 80 है तो यहां से 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 16 इंटू 80 कितना 1280। वही चीज है यहां पे जो लिखी है, एक ही बात है। देखो ना ये x का 10% 8 के बराबर, तो x कितना आ गया 80, या इसी को मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 10% 8 के बराबर, तो 100% किसके बराबर 80 के बराबर। एक ही बात है दोनों चीज। रीड करना सीखो लाभ हानि के प्रश्नों को। 20% का लाभ होता है, 20% का लाभ, x रुपए में खरीदा, 20% लाभ पर बेचा तो सामान इतना में बिक गया। अब 30% लाभ पर बेच रहा हूं तो सामान इतना में बिक रहा है, और ये जो प्राइस मेरे को मिल रहा है ये वाला प्राइस 8 रुपया अधिक है ये वाले प्राइस से, इसका मतलब इसमें से इसको घटाने पर क्या मिलेगा 8। ये वाला प्राइस 8 रुपया अधिक है ये वाले से, तो इसमें से इसको घटाने पर 8 मिलेगा। यहां से सिंप्लीफाई करके x का वैल्यू 80 आ गया, मतलब एक ठो सामान का कॉस्ट प्राइस 80 है, तो 16 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 1280 हो जाएगा। बन जाएगा। ये तो बना दिया थे क्लास में अपन, याद है क्या, क्लास में इसको बनाए थे, याद आ रहा है। कितना निकाले थे इसका आंसर 702। क्लास में सेम ऐसा प्रश्न किए हैं, देख लो ऑनलाइन वाले देख लीजिए इसको एक बार, क्लास में सेम यही प्रश्न कराया था, 702 आया था। सारे बैचेस में ये प्रश्न करा चुका हूं, बहुत अच्छा प्रश्न है, बन गया ना ये, तो सारे बैच में करा चुका हूं, जितने बैचेस में लाभ हानि लिया हूं सारे बैचेस में आप वीडियो देखे होंगे, क्लास अटेंड किए होंगे, इसका प्रश्न का सॉल्यूशन बता चुका हूं मैं। याद है ना ये कैसे बनाए थे। ए घड़ी कितने में खरीदा नहीं पता है, लेकिन ये बी को बेचा कितने प्रतिशत लाभ पर 20% लाभ पर। बी सी को बेचा कितने प्रतिशत लाभ पर 30% लाभ पर। और सी डी को बेचा 10% हानि पर। सी डी को बेचा 10% हानि पर। प्रॉब्लम क्या है कि ए का क्रय मूल्य नहीं पता है सर, ए ने घड़ी कितने में खरीदी, ए का क्रय मूल्य मेरे को नहीं पता है सर। कहीं से ए का क्रय मूल्य का जुगाड़ हो जाए तो काम खत्म हो जाएगा। ए कितने में घड़ी खरीदा वो मिल जाए तो 20% का उसमें लाभ लगा दो, फिर नए वाले पे 30% का लाभ और नए वाले पे 10% का हानि। तो ए का क्रय मूल्य कितना फाइंड किए थे, याद है 500, याद आ रहा है। ए का क्रय मूल्य 500 फाइंड किए थे, कहां से फाइंड किए थे, बी का लाभ ए के लाभ की तुलना में 80 रुपया अधिक है, यहां से अपन ए का कॉस्ट प्राइस फाइंड किए थे 500, उसके बाद अपन उसके आगे प्रोसीड किए थे। सारे बैचेस में ये प्रश्न करा चुका हूं, किसी को डाउट तो नहीं इसमें, जो अटेंड किए क्लास को याद आया ना प्रश्न, ये प्रश्न भी कराए हूं क्या, ये प्रश्न भी तो हो चुका है। 3.6% का क्या आया था प्रॉफिट, याद है ये प्रश्न, ये बहुत अच्छा प्रश्न था, इसको देख लो एक बार, ये प्रश्न करा चुका हूं। इसके पहले वाला प्रश्न भी बहुत अच्छा है, ये वाला, ये प्रश्न भी बहुत अच्छा है। ये ए का कॉस्ट प्राइस, व्यापम तो जनरली सीधे सीधे ए का कॉस्ट प्राइस दे देता है, ए का कॉस्ट प्राइस व्यापम देता है, उसमें सीधे सीधे लगा लोगों के नक्की करते हैं। लेकिन अच्छा प्रश्न है, पहले आपको ये वाले स्टेटमेंट को यूज करके ए का कॉस्ट प्राइस, एक घड़ी को कितने में खरीदा वो निकालना था। ये प्रश्न बहुत अच्छा है। देखो यहां पर फाइनली आपसे पूछा क्या है, लाभ या हानि का परसेंट, तो लाभ या हानि का परसेंट पूछा है, लाभ या हानि का परसेंट पूछा है, तो वही काम करना है, सीपीएसपी के जुगाड़ के पीछे लग जाओ सर, सीपीएसपी के जुगाड़ के पीछे लग जाओ। अब देखो पहला स्टेटमेंट, कोई विक्रेता अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य से 40% अधिक मूल्य अंकित करता है, तो क्रय मूल्य को कितना ले लो 100 और एमआरपी कितना हो जाएगा। लेकिन यहां पर अंतर क्या है, पूरे सामान को एक साथ नहीं बेचा, वो 60% वस्तु को अंकित मूल्य पर 10% छूट देकर बेचा और शेष वस्तु को अंकित मूल्य पर 50% छूट देकर बेचा। समझ आ रहा है, पूरे सामान को एक साथ नहीं बेचा वो। यहां पर थोड़ा सा ट्विस्ट यही था कि पूरे सामान को एक साथ नहीं बेच रहा है वो। अगर पूरे सामान को 20% डिस्काउंट पे बेचता तो सीधे कितने में बेचा होता सामान को, 140 के 80%, यानी कितने में बेचा होता 112 में। पूरे सामान को 10% डिस्काउंट पे बेचा होता तो 140 के 90% पे सामान को बेच दिया होता। लेकिन ऐसा कर ही नहीं रहा है वो,
पूरे सामान को एक साथ नहीं बेचा, ये पूरा सामान है जिस पर कितना लिखा हुआ है 140, लेकिन पूरे सामान को एक साथ नहीं बेचा, क्या किया वो देखो 60% वस्तु को 10% डिस्काउंट पर बेचा। तो पहले आपको क्या निकालना होगा सर, 100% वस्तु पर कितना लिखा है 140, तो 100% वस्तु पर अगर 140 लिखा है तो 60% वस्तु पर कितना लिखाएगा 84 आएगा ना। अरे पूरे वस्तु पर 140 रुपए लिखा है, मतलब 100% वस्तु का अंकित मूल्य कितना है 140, तो 1% का अंकित मूल्य कितना 140/100, तो 60% वस्तु का अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 140/100 इंटू 60 कितना 84। अरे पूरे सामान पर मान लो इस पूरे फोन पर लिखा है कितना 140, तो इसके 60% हिस्से पर कितना बनेगा 84, उसी रेशियो में बांट दीजिए उसको। पूरे सामान का अंकित मूल्य अगर 140 है तो इसके 60% हिस्से पर कितना लिखाएगा 84, सीधे 140 का 60% कर दो ना 84 आ जाएगा। तो 60% का अंकित मूल्य कितना हो गया 60% का अंकित मूल्य कितना 84, 60% का अंकित मूल्य होगा 84 और बचा 40% सामान का अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 56। 140 में 84 को अलग करो तो कितना बचेगा 56। ये समझ आ रहा है क्या किया हूं, ये पूरे सामान पर लिखा है 140, तो इसके 60% हिस्से पर कितना लिखाएगा 84 और बचे हिस्से पर कितना लिखाएगा 56। अब बोल क्या रहा है, ये 60% सामान को, इतने सामान को 10% छूट पर बेचा, 84 लिखा था, 10% छूट का मतलब 84 के 90% पर बेचा। बचे सामान को 50% डिस्काउंट पर बेचा, तो 56 में 50% का डिस्काउंट लगा दीजिए, ये पूरे सामान का सेलिंग प्राइस हो गया। कितना आएगा देखो 28, इधर 28 आ गया, इधर पे कितना आएगा 9 चौको 36, 9 अट्ठे 72, 3 75, नीचे 10 मतलब एक अंक के बाद दशमलव कितना आएगा 103.6। तो खरीदा था पूरे सामान को 100 में और बेचा है 103.6 में, तो लाभ का परसेंट कितना आ जाएगा 3.6। समझ आ रहा है प्रश्न, ये प्रश्न में पूरे सामान को एक साथ बेच देता तो बहुत आसान हो जाता, पूरे सामान को एक साथ नहीं बेचा है इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे। पूरे सामान को एक साथ बेच दिया होता, जैसे पूरे सामान के ऊपर कितना लिखा 140, ये देखो ना सामान को खरीदा 100 में और पूरे सामान पर कितना लिखा 140, बोलता 20% की छूट लेकर पूरा सामान दे दिया, तो 140 लिखा था, 20% का छूट मतलब कितने में बेचा 112 में, 100 में खरीदा 112 में बेचा, कितने परसेंट का लाभ हो गया 12। अरे समझ पा रहे हो, पूरे सामान को एक साथ बेच देता, वो पूरे सामान को एक साथ बेचता 20% की छूट पर, तो पूरे सामान पर 140 लिखा है, 20% छूट का मतलब 140 के 80% यानी 112 में सामान बेच दिया। लेकिन यहां पर पूरे सामान को एक साथ नहीं बेचा, यहां पर बोला 60% सामान को अलग डिस्काउंट पे बेचा और 40% सामान को अलग डिस्काउंट पे बेचा, तो 60% सामान का एमआरपी कितना होगा 84। अगर पूरे सामान का एमआरपी 140 है तो 60% सामान का एमआरपी 84, अब इतने पे 84 लिखा है, 10% डिस्काउंट का मतलब 84 के 90% पर इतना सामान बिका, और इतने पे 56 लिखा है, 50% डिस्काउंट का मतलब 56 के 50% पर इतना सामान बिका, तो पूरा सामान कितने में बिका 103.6 में। खरीदाया कितने में था 100 में, बिका कितने में 103.6 में, तो सीधे बता दो लाभ का परसेंट कितना 3.6 बनेगा। ये भी क्लास में वैसे तो करा दिया था, बढ़ू आगे। अरे बनाए हो ना यार सभी लोग, इसका क्या निकाले हो, ये अच्छा प्रश्न है, बताओ तो इसका क्या निकाले हो, क्या रहा है, और बाकी लोग क्या किए हो, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, देखो इसको सोचो थोड़ा सा। निकाले हो 5% प्रॉफिट, ऑनलाइन वाले 5% प्रॉफिट, और बाकी लोग देखो प्रश्न को पढ़ो समझो क्या बोल रहा है, समझाता हूं फिर मैं इसको। अच्छा प्रश्न है ये, 5% का प्रॉफिट होगा यहां पर, पढ़ो समझो प्रश्न को, थोड़ा ध्यान दो। बोलो कैसे बनेगा, क्या किए हो,
क्या किए हो बताओ? आप लोग नहीं बनाए हो क्या इसको? कॉपी नहीं लाए हो क्या? लाभ या हानि का प्रतिशत बताना है ना आपको। तरीके तो बहुत सारे हैं, कहाँ क्या किए हैं दिखाइए। ठीक है, यही करना ही था। ठीक है, आप क्या किए इधर? वही काम किए हैं। आप लोग नहीं बनाए हो क्या इसको? आप लोग का तो ठीक बना यार। ये देखो समझो, ध्यान दो प्रश्न कैसे बनेगा। अच्छा प्रश्न है, देखो। किसी वस्तु को इतने रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ, किसी वस्तु को इतने रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ 123.40 रुपए में बेचा है। 123.40 रुपए में बेचा, तो जो लाभ हुआ वो लाभ कैसे निकालोगे बताओ ना। 123.40 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ, तो वो लाभ कैसे निकालूंगा? 123.40 माइनस सीपी, ऐसा लिखूंगा क्या? लिखूंगा ऐसा? अरे लिखूंगा, ये इतने में बेचे हैं तो जो लाभ हुआ है वो लाभ ऐसे ही तो निकलेगा। निकलेगा क्या? लाभ कैसे निकलता है बताओ मेरे को। लाभ बराबर क्या होता है? एसपी माइनस सीपी होता है। लाभ बराबर एसपी माइनस सीपी होता है। तो आपको क्या बोला? 123.40 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ, तो 123.40 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ, तो वो लाभ कैसे निकला होगा? 123.40 में सीपी को क्या करेंगे? माइनस। सीपी नहीं पता तो उसको सीपी छोड़ दो, आएगा ऐसा। अब ये जो लाभ है ये किसके बराबर है? 108 रुपए में बेचकर होने वाली हानि की राशि से 20% अधिक है। तो 108 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि, तो हानि कैसे लिखते हैं बताओ मेरे को? सीपी माइनस एसपी। तो 108 में बेचने पर जो हानि होगी वो हानि कैसे लिखूंगा? सीपी माइनस 108, ऐसा लिखूंगा। इस हानि के राशि से 20% क्या है? अधिक, तो इसके 120% के बराबर है ये लाभ। सोच पा रहे हैं? ये देखो, ये क्या लिखा हूं मैं? लाभ। ये क्या लिखा हूं मैं? हानि। ये देखिए, और इस हानि के 120% के बराबर है ये लाभ। जमा पाएंगे ऐसा इक्वेशन? इसीलिए बोला जितना शुरुआत में लिखा उसी के बेसिस पे प्रश्न बनेगा। 123.40 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ, तो 123.40 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ। तो अगर मैं सामान को 123.40 रुपए में बेच दिया और मुझे लाभ हुआ, तो वो लाभ कैसे निकलेगा? एसपी माइनस सीपी। सीपी नहीं पता है तो 123.40 माइनस क्या लिख दिया? सीपी। समझ आ रहा है? 108 रुपए में बेचकर होने वाली हानि, तो 108 में बेचा तो हानि हुआ, तो हानि कैसे लिखा? सीपी माइनस कितना? 108। ये वाली हानि की राशि से 20% अधिक है, तो इस हानि की राशि से 20% अधिक मतलब इसका कितना? 120%। अब इसको कैलकुलेट करना था बस आपको। यहां से ये देखो, 2 से काटो, 2 छिका 12, 2 पंचे 10, 5 का गुणा कर दो इधर पे, कितना आएगा? 5 चौको 20, 5 तिया 15, 2 17, 5 दूनी 10 और 1 11, 5 एकम 5 और 1 6, यही आएगा 617। आ रहा है क्या ये? अरे गुणा किए होगे इधर ना। 5 चौको 20, 5 तिया 15, 2 17, 5 दूनी 10 और 1 11, 5 एकम 5 और 1 6, यही आएगा ना? कुछ और आ रहा है क्या? देख लेना, यही आएगा। माइनस कितना? 5 सीपी आ जाएगा। इधर पे कितना आ जाएगा जल्दी बताओ? 6 सीपी माइनस कितना? 648। अब क्या करेंगे? पक्षांतर कर लीजिएगा, वो बन जाएगा ना। ये क्या आ गया? -5 सीपी माइनस 6 सीपी माइनस 648, और ये प्लस वाली इधर आके क्या हो गया? माइनस। कितना हो जाएगा? -11 सीपी। ये कितना आएगा? जोड़ दो, 8 और 7 15, 4 5 और 1 6, 6 6 12, माइनस का आएगा ना। माइनस माइनस कैंसिल, तो सीपी काटो, 11 एकम 11, 1 और 6, 11 एकम 11, 11 पचे 55, 115 आ रहा है। सीपी ही निकालना था आपको, सीपी ही निकालना था। वापस से एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये थोड़े अच्छे प्रश्न में आ जाएगा। ये वापस से देख लो क्या क्या किया हूं। क्या बोला सबसे पहले? 123.40 रुपए में बेचने पर जो लाभ हो रहा है,
जैसे सामान को मान लीजिए मैं 100 रुपया में बेचा और मेरे को लाभ हुआ, तो वो लाभ कैसे कैलकुलेट करूंगा? 100 में बेचा हूं, उसमें से सीपी को क्या करूंगा? माइनस। तो वैसे ही 123.40 रुपए में बेचा तो लाभ हुआ, तो वो लाभ कैसे निकलेगा? 123.40 माइनस क्या? सीपी। 108 में बेचकर होने वाली हानि, तो 108 में बेचकर हानि हुआ, 108 में बेचा और हानि हुआ, तो वह हानि कैसे निकलेगा? सीपी माइनस 108, क्योंकि हानि में तो सीपी ज्यादा हो जाएगा। तो सीपी माइनस 108, इस हानि की राशि से 20% अधिक, मतलब इससे 20% अधिक, मतलब इसका कितना परसेंट? 120%। 20% अधिक का मतलब 120% हो गया। कैलकुलेट कैसे किया? देखो, 0 0 काटा, 2 छिका 12, 2 पंचे 10, 5 का गुणा इसमें किया 617 आया, 5 का गुणा सीपी में किया 5 सीपी, 6 का गुणा सीपी में किया 6 सीपी, 6 का गुणा 108 में किया कितना आया? 648, माइनस 5 सीपी, ये इधर आके माइनस 6 सीपी हो गया, माइनस 648 इधर जाके माइनस 617 हो गया, माइनस 11 सीपी बराबर माइनस का 1265, तो यहां से सीपी कितना आ गया? 115। अब बोल रहा है सीपी कितना आया? 115, और इसको कितने में बेचा है? 120.75 में बोल रहा है। यदि वस्तु को इतने में बेचा तो लाभ का परसेंट बता दीजिए कितना आ जाएगा? बोलो। 5.75 बटा कितना? 115 इंटू कितना? 100। सिंपल हो गया। देखो अब तो ये देखो, इसके बाद 575 बटा कितना? 115 काटेंगे तो क्या आएगा? 5%। थोड़ा सा हिम्मत रख के कैलकुलेशन करेंगे तो लास्ट में काम बहुत आसान हो जाता है। लास्ट में काम अपने आप आसान हो जाता है। थोड़ा सा हिम्मत रख के, आपको पेशेंस रख के कैलकुलेशन करना है। लास्ट में देखो ना, काम आसान हो गया। 115 सीपी और एसपी कितना बोला है? देखो, वस्तु को इतने रुपए में बेचा तो एसपी कितना? 120.75। तो लाभ का परसेंट बताना है, कितने रुपए का लाभ हुआ? 5.75 का। किस पे? 115 पे। तो 5.75 115 का कितना परसेंट है? 100 से गुणा कर दो, 575 हो गया। 115 से 5 बार में कट जाएगा। ये सब लिखना आना चाहिए। 20% अधिक का मतलब 120% होता है, 30% अधिक का मतलब 130% होता है। और लाभ हानि लिखना आपको आना चाहिए। लाभ का मतलब होता है एसपी माइनस सीपी, और हानि का मतलब क्या हो जाएगा? सीपी माइनस एसपी। ऐसा। तो 123.40 रुपए में बेचने पर लाभ जो हुआ, वो लाभ कैसे निकलेगा? 123.40 माइनस सीपी करने पर। 108 रुपए में बेचने पर जो हानि हुआ, वो हानि कैसे निकलेगा? सीपी माइनस 108 करने पर। इस हानि से 20% अधिक है, तो इसका 120% इस लाभ के बराबर है। ये लाभ हुआ है जो, ये इस हानि के 120% के बराबर है। ऐसा इक्वेशन आपको लिखना था। ये इक्वेशन में लिखा ऐसा। हानि में सीपी ज्यादा तो सीपी में से एसपी घटाया, लाभ में एसपी ज्यादा तो एसपी में से सीपी घटाया। तो ये लाभ इस हानि से 20% अधिक है, तो इसका 120% कर दिया। कैलकुलेशन करके सीपी निकाल लेना। सीपी मिल गया, मतलब सामान का क्रय मूल्य मेरे को मिल गया 115। अब वस्तु को इतने में बेचा गया, तो बता दो लाभ का परसेंट ज्यादा हो रहा है, मतलब लाभ कितना? 5% बनेगा। थोड़ा डिफिकल्ट प्रश्न था, लेकिन जितनी चीजें शुरुआत में लिखी हैं उतनी चीजों को ध्यान दोगे तो बन जाएगा क्वेश्चन। नोट कर लीजिए इसको। बढ़ू आगे। 6वां नंबर का प्रश्न है ये थोड़ा अलग था पूरे प्रैक्टिस शीट में, बाकी तो सब सिंपल प्रश्न ही है। ये थोड़ा सा अलग था बस। नोट किए इसको? समझ आ रहा है? ये एसपी माइनस सीपी क्यों? क्योंकि लाभ में विक्रय मूल्य क्या रहा होगा? ज्यादा। लाभ एसपी में सीपी को घटाने पर मिलता है, हानि सीपी में एसपी को घटाने पर मिलता है। 20% अधिक है। जैसे मैं अगर आपको ऐसा बोलूं कि ए बी से 20% अधिक है, तो कैसे बनाओगे इसका इक्वेशन? ए बी से 20% अधिक है, तो ए बी से 20% अधिक है, ऐसा बनेगा। बनेगा ना? ए बी से 20% अधिक है, तो बी का 120% किसके बराबर होगा? ए के। तो वैसे ही यहां पर क्या बोला? लाभ जो है वो हानि से 20% अधिक है, ऐसा लिख दिया। अब इतने रुपए में बेचा तो जो लाभ हुआ वो लाभ कैसे निकलेगा? 123.40 माइनस सीपी। और 108 में बेचने पर जो हानि हुआ वो हानि कैसे निकलेगा? सीपी माइनस 108। ये देखो,
कुछ खास नहीं है, बेसिक मजबूत रहेगा तो बन जाएगा ऐसा क्वेश्चन। सीपी निकला, उसके बाद थोड़ा पेशेंस रखते तो काम बहुत आसान था। सीपी निकला, एसपी पता है, लाभ का परसेंट बता दीजिए। ये तो बनाए हो गया यार, इसका ऑप्शन मैच नहीं हो रहा होगा। कितना आंसर निकाले हो? 1180। ऑप्शन इसका मैच नहीं हो रहा होगा। ये तो बहुत आसान है और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है ये, सबसे ज्यादा। आपको दिखाया भी था, हॉस्टल वार्डन के एग्जाम में पूछा गया था, पटवारी 2022 में पूछा गया था, दिखाया भी था दोनों प्रश्न। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है ये। बराबर बोला है ना यार, इसीलिए बराबर कर रहे हैं, देखो ना बोला है। अब वही तो समझाया, आपके कमेंट को देखे बिना ये समझा दिया था मैं। ए बी से 20% अधिक है तो कैसे लिखेंगे? ए बी से 20% अधिक है तो वैसे ही तो बोला है, देखो ना, लाभ हानि की राशि से 20% अधिक है, तो ये लाभ जो है हानि की राशि से 20% अधिक है। तो लाभ को अब डिफाइन कर दिया एसपी माइनस सीपी, हानि को डिफाइन कर दिया सीपी माइनस एसपी। ए बी से 20% अधिक है तो ए बी से 20% अधिक है, ऐसे करेंगे आप। कितना निकाले इसका आंसर? 1180 निकाले हो? 1180 ये तो आया होगा ना, 1180। शेखर सोनी समझ आया बराबर क्यों करे थे इससे पहले? 1180 निकाले हो ना? ये तो सिंपल है, देखो 840 रुपए की कीमत वाली शर्ट पर, मतलब सीपी दे दिया कितना? 840। कितना मूल्य अंकित करना चाहिए? एमआरपी आपसे पूछ लिया है, जिससे कि 16% का छूट देने के बाद भी 18% का क्या हो? लाभ, ऐसा बोला है। ये तो बहुत सिंपल है, सीधे लगाइए, जिसपे जो लगता है लगा करके इक्वेट कर दीजिए उसको। इस प्रकार के प्रश्न सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा। देखो 840 रुपया का खरीदा है, कितना रुपया उस पर लिखे जिससे 16% की छूट देने पर 18% का लाभ हो? तो याद करो, सीपी पे क्या लगता है? लाभ का परसेंट। इन्वेस्ट कितना किया? 840। रिटर्न कितना हुआ? 840 का कितना परसेंट? 118%। होगा ऐसा? एक और तरीके से सेलिंग प्राइस बताओ, जितना लिखा था उस पे क्या कर दो? 16% का छूट दे दो, तो एमआरपी का 84%। ये भी क्या है? सेलिंग प्राइस। खत्म हो गया क्वेश्चन। देखो, अरे समझ आ रहा है? एकदम सिंपल, याद करो। ये देखो शुरू में जो पढ़ाया था, ये देखो, सीपी पे लाभ का परसेंट लगाओ तो क्या मिलता है? सेलिंग प्राइस। और एमआरपी पे डिस्काउंट का परसेंट लगाओ तो भी क्या मिलता है? सेलिंग प्राइस। किसी भी सामान के सेलिंग प्राइस को दो तरीके से बता सकते हो आप, किसी भी सामान के सेलिंग प्राइस को आप दो तरीके से बता सकते हो। जैसे इसके सेलिंग प्राइस को आप दो तरीके से बता सकते हो, जितने में खरीदा हूं मैं उस पे लाभ का परसेंट लगा दो, या जितना लिखा है उस पे छूट का परसेंट लगा दो। तो सामान को खरीदा कितने में था नीरज? 840 में। 18% के लाभ का मतलब सामान बिका कितने में है? 840 के 118% पर। खरीदा था 840 में और बिका कितने में है? 840 के 118% पर। एक और तरीका सेलिंग प्राइस बताने का, जितना लिखा था उस पे 16% का डिस्काउंट लगा दो। लाभ का परसेंट किस पे लगेगा? सीपी पे। और छूट का परसेंट किस पे? एमआरपी पे। अब देखो कितना आसान, 100 से 100 काटो, 84 से कितने बार कटेगा? 10। 1180। सेम यही प्रश्न पूछा है डेटा चेंज करके, पटवारी में भी और वार्डन में भी। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है ये। दोनों ही सेलिंग प्राइस को बताएंगे, इसलिए बीच में क्या किया हो? बराबर। ये तो बनाए हो गए ना यार। ये प्रश्न वही हो गया, देखो सेम। ये प्रश्न सेम वही हो गया, देखो ये जो प्रश्न बीच में एक छुड़वाया था मैं, याद आ रहा है? याद है ना? ये देखो ये वाला प्रश्न जो था, उसी पैटर्न का प्रश्न है, इसी पैटर्न का प्रश्न है सेम। यहां से आप पहले क्या निकाले थे? ए का कॉस्ट प्राइस। इसी पैटर्न का सेम प्रश्न है ये, सेम उसी पैटर्न का। क्या आंसर निकाले हो इसका? क्या निकाले हो? 2430। सेम वही प्रश्न है, देखो ना यार। ए जो है बी को बेचा कितने प्रतिशत लाभ पर? 20% लाभ पर। बी सी को बेचा कितने प्रतिशत लाभ पर? 8% लाभ पर। सी डी को बेचा 25% हानि पर। सी जो है डी को 25% हानि पर बेचा, तो डी कितने रुपए में खरीदा? उसके लिए पहले मेरे को क्या चाहिए? ए का क्रय मूल्य। तो ये सेम प्रश्न करा चुका हूं। निकाले हो आंसर? कितना? 2430। इसको बना लेना यार, सेम उसी पैटर्न का प्रश्न है, सेम उसी पैटर्न का। ये वाला सेम प्रश्न है जो
बोला था कि क्लास में करा चुका हूं। देखो सेम इसी पैटर्न का प्रश्न है, लास्ट में बी और ए के लाभ का अंतर दिया 80, यहां पर भी तो आपको लास्ट में लाभ का अंतर दिया है, वहां से ए का कॉस्ट प्राइस निकाल लेना। ये देखो ए और बी के लाभ के बीच का अंतर कितना है, 260। सेम वही प्रश्न है, यहां से ए का क्रय मूल्य मिलेगा, ए का क्रय मूल्य मिला, उसके बाद प्रोसीड कर देना, आप इसको बना लेना। ये वाले का उत्तर क्या निकाले हो, 4600। ये बना है, एलिगेशन से बन जाएगा, ये एलिगेशन से बन जाएगा। लाभ हानि के ऐसे रैंडम क्वेश्चंस बनेंगे तब कुछ मतलब है, वरना ऐसे ही नहीं पड़ जाते हैं क्वेश्चंस, एग्जाम में आते हैं सब हवा हवा हो जाते हैं। ऐसे ही आधे लोगों का दिमाग घूम रहा होगा जो नहीं पढ़े हैं। ऐसे यार चैप्टर ही ऐसा है, ये बिना पढ़े छोड़ो, पढ़ने के बाद बनाओ तो भी बड़ी बात है ये। अब बच्चे बोलते लाभ हानि आसान है, आसान काहे लगता है उनको, क्योंकि वो टाइप वाइज लगाते हैं, एक फैकल्टी बताता है, 4 खुद लगाते हैं, तो उनको लगता है आसान है चैप्टर ये। एक अब मैं बता दूं सेम वैसे 4 ठो प्रश्न दे दूं तो आसान लगेगा ही चैप्टर आपको। अब उसमें आप क्या ही बना रहे हो, उसमें तो फैकल्टी बना रहा है, आप उसको फॉलो अप कर रहे हो बस। 4 को 6 लिख दो, 6 को 4 लिख दो अगले प्रश्न में, बाकी जहां प्लस था वहां प्लस ही रहन दो, जहां माइनस था वहां माइनस रहन दो, जहां भाग था वहां भाग ही रहन दो। बस डेटा को चेंज करके लेबर वाला काम करो आप, बुद्धि वाला काम नहीं है वो, बुद्धि वाला काम नहीं है वो। बुद्धि वाला काम ये होता है रैंडम क्वेश्चंस को लगाना, तब चलता है दिमाग कि हाँ लाभ हानि बन भी रहा है कि नहीं बन रहा है। इस प्रैक्टिस शीट को जो बच्चे लगाए हैं ऑनलाइन में, देखो कैसे आंसर दे रहे हैं, वो बच्चे भी तो बैठेंगे एग्जाम में। यहाँ जो बच्चे आंसर दे रहे हैं वो भी तो बैठेंगे एग्जाम में। क्या आप लोग का अलग वर्ग है, क्या आप लोग का अलग वर्ग है, लगाने वालों का अलग वर्ग, नहीं लगाने वालों का अलग वर्ग। हम नहीं लगाने वाले की श्रेणी में है, कम मेहनत करने वालों की श्रेणी का अलग वर्ग, क्लास नहीं आने वालों का अलग वर्ग है, एक क्लास रेगुलर आके प्रैक्टिस शीट लगाने वालों का एक अलग वर्ग है। आप कौन से वर्ग में, आशा फॉर्म में भरेंगे क्या? हम ये वाले वर्ग के बच्चे हैं, तो हमको हमारे हिसाब का प्रश्न पत्र दिया जाए, जैसा हमारे सर ने पढ़ाया होगा, केवल उसी लेवल के प्रश्न दिए जाएं। टाइप वाइज पढ़ें, उसमें टाइप भी लिख देना कि आपके नोट्स में टाइप ये वाला रहा होगा, SD यादव में जैसा लिखा है बुक में। थोड़ा सा ऐसे ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा। लाभ हानि, अब जो प्रैक्टिस शीट बनाया होगा ना, उसको कॉन्फिडेंस आ रहा होगा कि लाभ हानि बन जाएगा मेरे से। कैसा भी प्रश्न देगा एक बार तो मैं सक्षम हूं सोचने के लिए, बनाने के लिए, जो इस प्रैक्टिस शीट को लगाया होगा। क्योंकि फॉर्मूला तो मैं एक भी यूज नहीं किया हूं अभी तक, एक भी फॉर्मूला यूज नहीं किया हूं, कहीं पे कोई फॉर्मूला मैंने यूज ही नहीं किया अभी तक। अब देखो याद करो, जब भी सेपरेशन की बात होगी तो मैंने क्या बताया था, एलिगेशन लगाओ। याद है सेपरेशन की प्रतिशत में याद करो ना, जनसंख्या में पुरुष और महिला की बात कर दिया, औसत में याद करो, छात्र बोल के लड़के और लड़की बोल दिया, याद आ रहा है, हर जगह क्या लगा दिए, एलिगेशन लगा दिए। तो यहां पर सेपरेशन कर दिया। देखो 10,000 के मूल्य में 2 वस्तुएं ए और बी खरीदा, 10,000 में 2 वस्तुएं खरीदा है ए और बी, तो 10,000 रुपए में 2 वस्तु खरीदा है ए और बी, ए और बी दो वस्तु, सेपरेशन हो गया, एलिगेशन लगाएंगे इसमें। जब भी ऐसा दिखे सेपरेशन हो रहा है सर, तुरंत एलिगेशन सोचो आप, देखो कितना आसान हो जाएगा काम। देखना 2 प्रश्न और एलिगेशन का बताऊंगा आपको फिर। 10,000 के मूल्य में 2 वस्तुएं ए और बी खरीदा, जैसे ही बोला 2 वस्तुएं ए और बी, सेपरेशन जहां भी किया एलिगेशन लगाना। देखो वस्तु ए को 15% लाभ पर बेचा, तो ये ए का लाभ कितना, 15%। बी को 10% की हानि पर बेचा, तो ये बी का हानि कितना, 10। तो चूंकि लाभ है तो पॉजिटिव, हानि है तो क्या लिखे, नेगेटिव। अब दोनों को मिला दिए, ओवरऑल पूरे सौदे में क्या हुआ, उससे कोई लाभ कोई हानि नहीं हुआ, तो ओवरऑल पूरे सौदे में कुछ नहीं हुआ, ना लाभ ना हानि, मतलब 0% लाभ 0% हानि। तो यहां पर ए का लाभ, यहां पर बी का हानि, क्योंकि लाभ पॉजिटिव तो हानि कैसा, नेगेटिव। दोनों को मिलाया, तो यहां पर क्या लिख दिया मैं, यहां पर मिश्रण, मतलब कि ए और बी दोनों को मिलाया, मतलब पूरे सौदे की बात कर रहा हूं। समझ आ रहा है, जैसे यहां दूध यहां पानी, तो यहां पे क्या, मिश्रण। जैसे यहां अल्कोहल यहां पानी, तो यहां क्या, मिश्रण। जैसे यहां पुरुष यहां महिला, तो यहां क्या, जनसंख्या। यहां लड़का यहां लड़की, तो यहां क्या, विद्यार्थी।
तो वैसे ही यहां पर समझो, वस्तु ए का लाभ का परसेंट, वस्तु बी का हानि का परसेंट, दोनों को मिलाया तो ओवरऑल पूरे सौदे में क्या हुआ, ना तो लाभ ना तो हानि, क्या लिखा, 0। इसके बाद याद करो क्या करते हैं, दोनों का अंतर को कहां लिखते हैं, यहां। दोनों का अंतर कितना आएगा, बड़े में से छोटे को घटाओ तो 0 और -10 में कौन बड़ा है, 0। 0 में से -10 को घटाओ तो क्या आ जाएगा, 10। बीच में रेशियो लगाओ, इन दोनों का अंतर बड़े में से छोटे को घटाओ, कितना आ जाएगा, 15। 10:15 मतलब कितना, 2:3। 10:15 मतलब 2:3। मतलब ए और बी का कॉस्ट प्राइस 2:3 में रहा होगा। ए और बी का कॉस्ट प्राइस कितना है, 10,000। 10,000 को बांट दो 2:3 में, बांट पाएंगे। 5 का वैल्यू कितना, 5 का वैल्यू कितना, 10,000। तो 1 का वैल्यू कितना, 2,000। तो 2 का वैल्यू कितना, 4,000। और 3 का वैल्यू कितना। ये तो ओरली करना आना चाहिए यार, इतना तो आता है ना, कितने चैप्टर में यूज कर चुके इसको यार। 10,000 को 2:3 में बांट पाओगे ना यार। 10,000 को 2:3 में बांटो, 5 का वैल्यू कितना, 10,000। तो 1 का वैल्यू 2,000। तो 2 का वैल्यू कितना, 4,000। और 3 का वैल्यू 6,000। मतलब ए का कॉस्ट प्राइस मिल गया 4,000 और बी का कॉस्ट प्राइस मिल गया 6,000। एलिगेशन लगाओ ऐसे प्रश्नों में जहां पे भी सेपरेशन आएगा। दिखाऊंगा 1-2 प्रश्न और अभी एलिगेशन से बनाएंगे अपन। क्या किया, वापस से बता रहा हूं, जब भी सेपरेशन होगा एलिगेशन लगा देना। वस्तु ए को 15% लाभ पर बेचा तो ये ए का लाभ का परसेंट, ये बी का हानि का परसेंट। ए का लाभ का परसेंट है, बी का हानि का परसेंट है। दोनों को मिलाया तो पूरे सौदे में लाभ या हानि क्या हुआ, कुछ नहीं, तो 0%। इन दोनों का अंतर बड़े से छोटे को घटाओ तो 0 में से -10 को घटाए तो 10 आ गया। 15 में से 0 को घटाए 15। 10:15 मतलब क्या, 2:3। इसका मतलब 10,000 को 2:3 में बांट दीजिए तो 5 का वैल्यू कितना, 10,000। तो 1 का वैल्यू 2,000। तो 2 का वैल्यू 4,000। 3 का वैल्यू 6,000। तो मेरे को मिल गया ए का कॉस्ट प्राइस 4,000 और बी का कॉस्ट प्राइस 6,000। लेकिन पूछा क्या है, ए का विक्रय मूल्य पूछा है, ए का क्रय मूल्य नहीं पूछा है, ए का विक्रय मूल्य। तो ए का क्रय मूल्य मिल गया कितना, 4,000। कितने परसेंट लाभ पर बेचा, 15। तो 4,000 का 115% निकाल दो, ये मिल गया ए का विक्रय मूल्य। 4 पंचे 20, 4 एकम 4 2 6, कितना आ जाएगा, 4600। ए का कॉस्ट प्राइस ना पूछ के क्या पूछा है, ए का सेलिंग प्राइस। एलिगेशन से तुरंत बनेगा, इक्वेशन बनाओगे तो बनेगा लेकिन थोड़ा टफ हो जाएगा। एलिगेशन अप्रोच लगाओ, आंसर तुरंत आता है। ये याद वाद है कि नहीं है यार, प्रतिशत तो पढ़े हो ना, औसत भी पढ़े हो। एलिगेशन याद है कि नहीं है, बाकी लोग को याद है एलिगेशन, पूरा पढ़ाए हो एलिगेशन अप्रोच। देखो ना, एक और प्रश्न दिखा रहा हूं, एलिगेशन अप्रोच से ही बन जाएगा, देखना। एक और प्रश्न सेम ऐसा ही एलिगेशन अप्रोच से बनेगा, देखना। ये देखो 22वां प्रश्न भी एलिगेशन से बन जाएगा, देखना। एक व्यक्ति ने 2 वस्तुएं ए और बी, ये देखो जहां सेपरेशन हुआ एलिगेशन लगाएंगे। 2 वस्तुएं ए और बी कितने में खरीदी, 5,000 में। ए को 20% लाभ पर बेचा, बी को 10% हानि पर। पूरे सौदे में क्या हुआ, 2% लाभ। देखो कैसे खत्म होगा, ए का लाभ का परसेंट कितना, बी का हानि का परसेंट कितना। पूरे सौदे में क्या हुआ, लाभ कितने परसेंट का, 2% का। समझ आ रहा है। ये ए का डेटा है लाभ का, ये बी का डेटा है हानि का। दोनों को मिलाए तो ये क्या है, ये पूरे सौदे में क्या हुआ है, पूरे सौदे में लाभ। लाभ वाले को पॉजिटिव, हानि वाले को नेगेटिव। लाभ वाले को पॉजिटिव, हानि वाले को नेगेटिव। तो ये लाभ का डेटा, ये हानि का, और पूरे सौदे में यहां पर बताया है 2% का क्या हुआ है, लाभ। तो यहां क्या लिख दिया, 2। अब इन दोनों का अंतर बोलो जल्दी से। 2 में से -10 को घटा दो, इन दोनों का अंतर कितना आएगा, 12। अनुपात कितना, 18। 2:3। ये देखो, ये अपने ऊपर वाले को मतलब ए को बताएगा, ये अपने ऊपर वाले को यानी बी को बताएगा। खत्म क्वेश्चन। 5,000 रुपया में 2 सामान खरीदा था, ए और बी। तो 5,000 को बांट दो 2:3 में। 5 का वैल्यू कितना, 5,000। तो 1 का वैल्यू 1,000। तो 2 का वैल्यू 2,000 और 3 का वैल्यू 3,000। ए का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 2,000। देख रहे हो क्वेश्चन, 10 सेकेंड में लग रहा है। ये एक्चुअल में आप देखेंगे तो एप्लीकेशन है एलिगेशन का, ये समझा रहा था। कितना काम करा, 1.5 2 घंटे आपको एलिगेशन बताया हूं, औसत में, प्रतिशत में, हर चैप्टर में एलिगेशन का पूरा अप्रोच, ये अनुपात का वहां पे पूरा लिंक करके कैसे बांटना है सब समझाया हूं।
पहचानने का तरीका बताया था कि कैसे पहचानेंगे कि एलिगेशन लग रहा है सर, वो समझाया था। देख पा रहे दोनों प्रश्नों को? वापस से देखिए एलिगेशन अप्रोच को एक बार, प्रश्न बहुत आसान कर देगा ये। सेपरेशन जहां भी होगा, 10,000 रुपया का दो सामान खरीदा ए और बी, 10,000 रुपया का दो सामान ए और बी खरीदा, सेपरेशन हो गया। ए और बी का टोटल क्या है? 10,000। 10,000 को दो पार्ट में बांट दिया, एलिगेशन लगेगा सर। ए को 15% लाभ पर, तो ए को 15% लाभ, तो ए का डेटा यहां लिख दिया सर लाभ का। बी को 10% हानि पर, तो बी का डेटा यहां लिखा सर 10% हानि। ए को 15% लाभ पर, बी को 10% हानि पर। अब दोनों को मिलाए तो पूरे सौदे में क्या हुआ? पूरे सौदे में ना तो लाभ ना तो हानि, यहां तो जीरो लिख दिया। फिर इन दोनों का अंतर को यहां लिखो, तो जीरो में से -10 को घटाओ, बीच में अनुपात लगाओ। इन दोनों का अंतर, अंतर मतलब बड़े से छोटे को घटाओ, तो रेशियो कितना मिला? 10:15 मतलब कितना? 2:3। इसका मतलब ए और बी के कॉस्ट प्राइस का रेशियो कितना है? 2:3। अब 10,000 रुपया में खरीदे थे, दोनों को मिला के 10,000 को बांट दो 2:3 में। कैसे बांटोगे? 5 का वैल्यू कितना है? 10,000, तो एक का वैल्यू 2,000, तो दो का वैल्यू कितना? 4,000, और तीन का वैल्यू कितना? 6,000। खत्म हो गया। देखो यही चीज इंप्लीमेंट यहां पर किए हैं, ये देखो यहां पर भी वही चीज इंप्लीमेंट किए। 5,000 में दो वस्तुएं खरीदा ए और बी, ए को 20% लाभ पर, बी को 10% हानि पर, तो 20% लाभ 10% हानि। पूरे सौदे में क्या हुआ? 2% लाभ बोला है, तो पूरे सौदे में 2% लाभ। दोनों का अंतर कितना आएगा? 2 में से -10 को घटाओ तो 12 आ जाएगा, 20 में 2 को घटाओ 18, 12:18 मतलब 2:3, तो 5,000 को 2:3 में बांट दो। 5 का वैल्यू कितना? 5,000, तो एक का वैल्यू 1,000, तो दो का वैल्यू 2,000, और तीन का वैल्यू 3,000 बनेगा। एक और प्रश्न था एलिगेशन का, कौन सा है? 27 नंबर। ये देखो एक और प्रश्न एलिगेशन का ही था इसमें, यहां पर लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको। देखो ध्यान से देखो, तो एक विक्रेता ने एक घड़ी और एक दीवार घड़ी 390 रुपए में खरीदी, मतलब एक घड़ी और एक दीवार घड़ी मिलाकर के कितने में खरीदा? 390। सेपरेशन हो गया, देखो 390 दो पार्ट में बढ़ गया, घड़ी और दीवार घड़ी। अब बोल क्या रहा है? घड़ी को 10% लाभ पर, तो यहां पर घड़ी का डेटा, दीवार घड़ी को 15% लाभ पर, तो यहां पे दीवार घड़ी का डेटा, और पूरे सौदे में क्या हुआ? उसे इतने रुपए का लाभ हुआ। लेकिन ये तो परसेंट में डेटा है, ये परसेंट में, तो यहां पर भी परसेंट में ही डेटा आना चाहिए। तो लाभ कितने रुपए का हुआ? 51.50 का। तो मैं पहले क्या करता हूं? लाभ का परसेंट पूरे सौदे का निकाल लेता हूं। कितने का लाभ हुआ? 51.50 का। कितने पे हुआ? 390 पे। अरे निकलेगा ऐसा, मल्टीप्लाइड बाई कितना? 100। क्या आएगा? देखो 100 से गुणा कर दो, 5150 बटा कितना? 390, 515/39 आएगा क्या? ऐसा बताओ मेरे को, आ जाएगा? अरे समझ पा रहे हो? इससे पहले वाले प्रश्न में आपको सीधे सीधे परसेंट दे दिया था। इसके पहले वाले प्रश्न में मुझे पूरे सौदे में बता दिया 2% का लाभ, ये ए पर लाभ, ये बी पर हानि। चूंकि ये परसेंट का डेटा, ये भी परसेंट का, तो यहां पर भी परसेंट का ही डेटा आना चाहिए। तो यहां पर पहले ही मुझे बता दिया कि पूरे सौदे में 2% का लाभ। इससे पहले वाले प्रश्न में मुझे पहले ही बता दिया कि पूरे सौदे में ना तो लाभ ना तो हानि, पूरे सौदे में ना तो लाभ ना तो हानि, मतलब बीच में क्या आ गया? जीरो। लेकिन ये वाले प्रश्न में आपको सीधे सीधे ना बता करके आपको क्या बता रहा है? पूरे सौदे में इतने रुपए का लाभ हो रहा है, इतने रुपए का। तो आपको ये डेटा परसेंट में रखे, ये डेटा परसेंट में, तो ये डेटा भी किसमें रखना है? परसेंट में। अब कैसे रखोगे? देखो 51.50 रुपए का लाभ, तो लाभ का परसेंट निकाल दो। ऊपर में लाभ आता है, नीचे में कॉस्ट प्राइस, मल्टीप्लाइड बाई कितना? 100। गुणा कर दो 5150/390, 0 काटो, कितना आया? 515/39। इसको ऐसे ही रखे रहो। अब याद करो, याद आ रहा है? फ्रैक्शन में डेटा आया तो क्या करो? नीचे वाले 39 को निपटाने के लिए बाजू में क्या करो? तो यहां भी बाजू में क्या? यहां भी बाजू में क्या? तो ये क्या बन गया? 515। ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। ये क्या बन गया? 390, और ये कितना? 585। अब देखो कितना आसान हो गया। इन दोनों का अंतर बोलो, 585 और 515 का अंतर बोलो जल्दी। 70। इन दोनों का अंतर बोलो, कितना आएगा? कितना? 125। 5 से काटो, कितना आएगा? 14। और ये कितना? 14:25 में बांट दो। अब 390 रुपया को बांटना है। ये देखो घड़ी और दीवार घड़ी में, घड़ी और दीवार घड़ी में
किस रेशियो में? 14:25। देखो कितना आसान हो गया। 39 का वैल्यू कितना? 390। तो 1 का वैल्यू कितना? 10। तो 14 का वैल्यू कितना? 140। और 25 का वैल्यू कितना? खत्म हो गया। देखो समझ आ रहा है? पूछा क्या है? दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 110। दोनों का अंतर पूछा है। आपको पेशेंस रख के बढ़ना है आगे। देखो ना लास्ट में कितना आसान दे देगा आपको। लास्ट में बहुत आसान कर देता है काम आपका। एलिगेशन को समझो, एलिगेशन कहां पर लगेगा। और ये भी समझाया था क्लास में, याद करो, ये समझाया था कि अगर नीचे में फ्रैक्शन में कोई ऐसा डेटा आ गया तो उसका निपटारा वहीं पे कर दो। फ्रैक्शन में डेटा आया तो वहीं पे निपटारा करो। कैसे करोगे? नीचे वाले डेटा का मल्टीप्लाई कर दो बाजू में। अब इसमें किए तो मजबूरन यहां भी करना पड़ा आपको। यहां पर दिक्कत ये नहीं थी, ये दिया था 10 लाभ का, ये दिया था 15 लाभ का, दोनों पॉजिटिव। ओवरऑल पूरे सौदे में लाभ का परसेंट आपने फ्रैक्शन में निकाला 515/39। अब ये फ्रैक्शन लफड़ा कर रहा है तो इस लफड़े को दूर करने के लिए आपने यहां 39 का गुणा किया, यहां 39 का, यहां 39 का, जिससे ये बन गया 515, ये बन गया 390, ये 585। दोनों का अंतर कितना? 70। दोनों का अंतर कितना? 125। 70:125 का मतलब 14 कितना? 25। अब 390 को बांट दो 14:25 में, तो 390 क्या है टोटल, मतलब किसका वैल्यू? 39 का। 39 का वैल्यू 390, तो 1 का वैल्यू 10, तो 14 का वैल्यू 140, 25 का वैल्यू कितना? 250। 3 प्रश्न थे ये एलिगेशन के। समझ आ रहा है? थोड़ा सा नोट्स वगैरह को रिवाइज करेंगे तो क्वेश्चंस बनेंगे आपसे। इसका तो उत्तर बता दो, ये तो बन जाएगा। ये तो बना दो यार, बनेगा ये? जल्दी से आंसर निकालो इसका। ये बनेगा कि नहीं? ये नहीं बनाओगे तो क्या ही फिर पढ़े हो लाभ हानि को यार। 8%। अब बनाओ, पढ़ो लिखो तभी सिलेक्शन होगा। केवल ऐसा ये नहीं कि यहां से क्लास वहां से सर, अरे जहां से समझ में आए। यहां भी तो ऐसा मुक्त दर्शक होकर बैठे ही रहते हो। कौन सा यहाँ कुछ बोलते हो आप लोग? ऑनलाइन में भी कुछ मत बोलो, देखते रहो। कहीं से भी ज्ञान मिले, लेने से मतलब है, लेकिन आप लोग का बहाना ही 10 ठो रहता है। बिना बहाना करने वाले लोग निकाल के चल दिए हैं पोस्ट ले लेके। बहाना करने वाले बैठे रह गए हैं 4-4, 5-5 साल। ज्ञान मिलने से मतलब है यार। एफर्ट मारो, जुगाड़ में लगे रहो। जुगाड़ कर करके तो पढ़ते हैं बच्चे। यहाँ से ये मिल जाए, वहां से ये, खत्म करो एक बार सिलेबस, उसके बाद छोड़ो कोचिंग, अपना घर में बैठ के पढ़ो। फिर डाउट आ रहा है तो आओ कोचिंग, बात करो, पूछो। ये तरीका होता है पढ़ने का। ऐसा थोड़ी कि ये बहाना वो बहाना, एक दिन क्लास आए एक दिन नहीं आए। अब एक लड़का ये निकाला ओजस्वी करके, जो पब्लिकेशन में काम करता था, वो ओजस्वी करके निकाला है, पब्लिकेशन में काम करता था। उसका इतना सिंसियर था ना, वो अपना काम करता था, खाली टाइम पे बैठ के पढ़ता था। कुछ काम नहीं है तो खाली टाइम पे बैठ के पढ़ रहा है, कंटेंट का काम करता था, समय है पढ़ते रहता था। कभी उसको मैं ऐसा नहीं देखा कि बाहर ऐसा घूम रहा होगा। मतलब वो खाली टाइम है तो पढ़ रहा है, और काम है तो काम कर रहा है। सोचो जब खाली टाइम पे यहाँ पढ़ रहा है तो घर जाके तो पढ़ ही रहा होगा वो निकाल लिया। सोचो पोस्ट। और उसका संघर्ष देखोगे, उसका आर्थिक तंगी देखोगे तो फिर आप बोलोगे हम तो बहुत ठीक जगह पे। उसका आर्थिक तंगी देखोगे तो आप, 5-6 बहन है, उसका अकेला भाई है वो। और परिवार भी कोई आर्थिक स्थिति बहुत ठीक नहीं है, शायद 5 या 6 बहन है, अकेला भाई है, और बहुत अच्छी आर्थिक स्थिति भी नहीं थी। सोचो अभी पोस्ट निकालना, ऐसे ऐसे स्थिति में पोस्ट निकाल लिया है। सहकारिता वाला जो COI है वो बना है, कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर। अरे कोई भी पद हो, सब पद अच्छा है CGPSC का। कोई भी पद आपको मिले, CGPSC का एग्जाम ही निकालना, इंटरव्यू तक ही जाना अपने आप में बहुत बड़ा लेवल हो जाता है, और पद मिलना तो फिर और बड़ी बात है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स। एक लड़की निकाली है इंग्लिश मीडियम की, उसका भाई 2020-21 वाले बैच में शायद निकाला था NT का पोस्ट। रोहन या रोशन करके नाम था, इंग्लिश मीडियम बैच का लड़का था वो, एकदम यंग था। और अगर आप मदद लेंगे ना, फैकल्टी से बातचीत करेंगे, तो आपका जो जो भी उनको लगेगा हेल्प करेंगे वो। अब जैसे वो
रोशन करके था, उस समय इंग्लिश मीडियम के उतने कंटेंट नहीं मिलते थे मार्केट में, 4-5 साल पहले की बात है। उस समय इंग्लिश मीडियम के उतने कंटेंट नहीं थे और उसको तैयारी करनी थी, प्योर इंग्लिश मीडियम का बच्चा था वो। पेपर 6 पेपर 7 को लेकर उसको बहुत समस्या थी कि सर मेंस में पेपर 6 पेपर 7 का बहुत ज्यादा कंटेंट इंग्लिश में नहीं मिल पा रहा है मेरे को। तो एक लड़की थी जो मेरी दोस्त थी, निकाली थी नेहा अग्रवाल करके, 36वीं रैंक आई थी उसकी पहले अटेम्प्ट में पीएससी में, 18 वाले पीएससी में। तो पढ़ी भी थी, पढ़ती भी थी, मेरी दोस्त भी थी, वो यहीं पढ़ती थी, पढ़ी भी थी मेरे से वो। तो उसको मैं फोन लगाया, नंबर दिया इसको कि जो भी हेल्प चाहिए उससे बात करना। नोट्स अपना दी थी वो खुद का, पेपर 6 पेपर 7 का इंग्लिश मीडियम का खुद का बनाया गया नोट्स, खुद बनाई थी वो। उस समय तो कंटेंट और नहीं था 18 में तो मार्केट में इंग्लिश मीडियम का, खुद का पूरा नोट्स दे दी, पूरा हेल्प करी हर चीज के लिए। फोन लगाता उसको, अब मैं बोल दिया था कि बात करना, जो भी पूछेगा इसका हेल्प करना, इसको निकलवाना ही है पीएससी कैसे भी करके। पहला अटेम्प्ट में एंटी ले लिया, सोचो। उसकी बहन इस साल निकाल ली है, उसकी सगी बहन इस साल निकाली सीटीआई, सोचो भाई बहन दोनों, एक सीटीआई और एक एंटी, यही स्थिति है। एससी एसटी कैटेगरी के हैं दोनों, अच्छे पद पे हैं, अच्छा पढ़े हैं। आपको क्या लगता है कि एससी एसटी जो निकाल रहे हैं वो कुछ मेहनत नहीं करते क्या? अरे वो जनरल अनरिजर्व की सीट के लिए मेहनत करते हैं, तब उनको मिलता है कैटेगरी का सीट। जो बच्चा एससी एसटी आपको दिख रहा है ना, उसका मेहनत अनरिजर्व की सीट के जितना ही है, समझ आ रहा है? जो बच्चा अनरिजर्व के लिए तैयारी कर रहा है ना, उतना ही मेहनत कर रहा है एसटी एससी का बच्चा, तब जाके उसको कैटेगरी का सीट मिल रहा है। अब अनरिजर्व की सीट के लिए मेहनत करने वाले बहुत सारे बच्चे हैं, जैसे जनरल कैंडिडेट बहुत सारे हैं, अनरिजर्व कैंडिडेट बहुत सारे हैं। सबको पोस्ट मिलता है क्या? नहीं। मेहनत तो बहुत सारे कर रहे हैं लेकिन सबको पोस्ट नहीं मिलता। एसटी एससी में फायदा क्या हो जाता है? आप अनरिजर्व के लिए मेहनत करो, वहां से गिरे तो रिजर्व सीट में अटक जाओगे फिर आप आके, और आप केवल रिजर्व सीट के लिए तैयारी करोगे तो सीधे बाहर निकलोगे आप, पोस्ट ही नहीं मिलेगा आपको। तो जो एसटी एससी बच्चे निकाल रहे हैं उनको ऐसा मत समझना कि सर एसटी था निकाल लिया, एसटी था निकाला, एससी था निकाला, रिजर्वेशन मिला है, रिजर्व सीट थी। अरे अनरिजर्व के जितना तैयारी किए हैं वो लोग, तब जाके उनको रिजर्वेशन का सीट मिला है। समझ आ रहा है? वो कोई ऐसा नहीं कि कोई भी निकाल लिया कि कैटेगरी था रिजर्वेशन था इसलिए निकाल लिए, वो मेहनत किए हैं अनरिजर्व सीट के लिए, तब जाके उनको कैटेगरी का सीट मिल रहा है। तो अनरिजर्व के लिए फाइट कर रहे हैं वो, तब जाके उनको इधर कैटेगरी का सीट में गिर जा रहे हैं वो। मेहनत बहुत करना पड़ेगा, लेकिन मेहनत करेंगे तो निकलेगा। मेहनत बहुत है सीजीपीएससी में, सीजी व्यापम में बहुत मेहनत है। सिंसियर अगर आप हैं, रेगुलर मेंटेन करके रखें अपने आप को, देख लेना निकलेगा, गारंटीड निकलेगा। एक आध फेलियर हो सकता है मिल जाए या सीधे मिल जाए आपको पोस्ट, लेकिन अगर आप सिंसियर हैं, मेहनती हैं, तो गारंटीड बता रहा हूं, लिख लो, मैं आज बोल रहा हूं ये निकलेगा पोस्ट आपका। अगर आप अपने मन में सोच लो कि आप सिंसियर हो कि नहीं हो, आप मेहनती हो कि नहीं हो, होशियार हो कि नहीं, मैं बोल ही नहीं रहा हूं इस चीज को, होशियार हो कि नहीं मैं इस चीज को तो बोल ही नहीं रहा हूं कि आप होशियार है कि नहीं, सोचो अपने मन में। होशियारों का तो एग्जाम ही नहीं है ये, एग्जाम केवल मेहनती लोगों का है, केवल मेहनती लोगों का एग्जाम है ये। अपने मन में सोच लो कि आप मेहनती हो कि नहीं, ईमानदार हो कि नहीं, सिंसियर हो कि नहीं। समझ आ रहा है? अगर हो तो फिर पोस्ट ले रहे हो, कोई ना कोई पोस्ट, चाहे वो शिक्षक का हो, चाहे व्यापम के दूसरे एग्जाम का हो, चाहे पीएससी का हो। तो अपने मन में इस चीज को सोचो, ईमानदार हो कि नहीं काम के प्रति, डेली आ रहे हो कि नहीं, जो काम दिया जा रहा है उसको पढ़ रहे हो कि नहीं, उसको लगा रहे हो कि नहीं, तब आप सिंसियर कहलाना। ऐसा नहीं कि मैं तो हूं ही सर, हूं ही क्या होता है? आप अपने काम को देखो, पिछले 6 महीने 5 महीने के काम को देखो, उसके बाद सोचना कि आप सिंसियर हो कि नहीं। ऐसा नहीं कि मैं तो हूं ही सर, उसमें क्या है, मैं तो ईमानदार हूं ही सर। अरे ईमानदार का मतलब ईमानदारी से काम किए हो कि नहीं किए हो, काम चोरी तो नहीं किए हो कि हो गया छोड़ो यार क्या पढ़ना, हो गया छोड़ो यार क्या देखना, हो गया छोड़ो यार क्या नोट्स बनाना। ये ईमानदारी नहीं है, ये काम चोरी है। फिर ऐसे बच्चे नहीं निकल पाएंगे। ऐसे बच्चे केवल भीड़ का एक वो बन रहे हैं, हिस्सा बन रहे हैं। 1 लाख फॉर्म भरे हैं, उसी में है 1 लाख जो फॉर्म भरे हैं, वो 1 लाख फॉर्म भरने वाले बच्चों में शामिल हो जाएंगे आप। फिर उसमें मेहनत करने वाले 10,000 बच्चे जो हैं उसमें शामिल होना है, तो फिर आपको सिंसियर होना पड़ेगा। और एग्जाम निकाले हैं यार, ऐसे ऐसे बच्चे निकाले हैं यार, मैं क्या बताऊं। एक एक यंग बच्चे, ओजस्वी निकाल लिया, सोचो एकदम यंग। वो लड़की अभी जो बता रहा था मैं, उसकी बहन निकाली एकदम यंग, अभी 1.5 साल 2 साल पहले बैच की है वो, पहला अटेम्प्ट ही होगा मेरे ख्याल से उसका। ओजस्वी निकाला एकदम यंग। वो निशा ठाकुर निकाली 119 रैंक ला के डीएसपी बनी है, एकदम यंग, पहला अटेम्प्ट, सोचो पहला अटेम्प्ट। उसका घर में देखो कैसा सम्मान हो रहा है उसका, गांव में देखो उसका, देख करके लगेगा अरे यार क्या लाइफ है, अब लगेगा उसकी। उसका देखना तो अभी स्टोरी दिखाऊंगा, फोन में दिखेगा उसका, वो नंबर सेव है उसका, स्टोरी दिखाऊंगा ना आपको, वो खत्म ही नहीं हो रहा है। जो ऐसा सर्कल में ऐसा स्टोरी का दिखाता है ना पार्ट, कितनी स्टोरी, खत्म ही नहीं हो रहा है उसका, जब से सिलेक्शन ली है वो खत्म ही नहीं हो रहा है। जब देखो उसका स्टोरी सबसे टॉप में ऐसा दिखा देगा, 10 फोटो लगाई है अभी, 15 फोटो लगा दी अभी,
आज यहाँ सम्मान दिए हैं मेरे को, आज यहाँ सम्मानित किए हैं, आज ये सम्मान किया है मेरा, आज ये सम्मान किया, डेली उसका सम्मान ही कर रहे हैं लोग। ये सम्मान केवल सफलता का तो सम्मान है, केवल सफलता का सम्मान है ये, डेली उसको सम्मानित कर रहे हैं। अच्छा उसको छोड़ो, उसके माँ बाप को सम्मानित कर रहे हैं, उसके आजू बाजू में उसके माँ बाप को बैठा रहे हैं, हर जगह उनके माँ बाप को सम्मानित कर रहे हैं। लड़की को तो कर ही रहे हैं, डीएसपी बन गई है, उसके माँ बाप को सम्मानित कर रहे हैं बराबर। और इससे बड़ा गर्व का क्षण बच्चे के लिए क्या होगा, सोचो ना, इससे बड़ा और गौरवान्वित क्या महसूस करेगा बच्चा। उसके माँ बाप को सम्मानित कर रहे हैं उस बच्चे के नाम पे। अच्छा माँ बाप के लिए भी सबसे बड़ा क्षण यही है जीवन का, कि वो जाने जा रहे हैं अपने बच्चे के नाम पे। माँ बाप इसलिए खुश हैं कि वो जाने जा रहे हैं अपने बच्चे के नाम पे, समझ आ रहा है। और बच्चा खुश है कि मेरे वजह से माँ बाप को इतना सम्मान मिल रहा है। ये सब क्षण तभी आएंगे जब मेहनत करेंगे ईमानदारी से। उसका मेहनत मैं देखा हूं, अभी तो पढ़ी है वो, फरवरी मार्च में उसका बैच पूरा हुआ है, उसका मेहनत मैं देखा हूं। काम चोरी नहीं, नोट्स बनाना है, रेगुलर आना है। आप लोग में से तो आधे से अधिक लोग का मैं चेहरा 3 दिन में 1 बार आते हैं, 2 बार आते हैं, ऐसा चलता है आप लोग में। नहीं निकाल पाएंगे, देखना ना, बाद में पछतावा होगा। और आप लोग को थोड़ा सोचना चाहिए, 22 साल 23 साल में बच्चे निकाल ले रहे हैं यार मेहनत करके। आप लोग में तो यही काम चोरी है, 3 दिन में 1 दिन आओगे, 4 दिन में 1 दिन आओगे, फिर 2 दिन नहीं आओगे। आप लोग को लग रहा है रिकॉर्डिंग देख लेंगे, नहीं हो पाएगा सिलेक्शन। ये काम चोरी है आप लोग का, सिंसियर ही नहीं है आप लोग। सिंसियर होते तो ये काम चोरी करते ही नहीं आप लोग। अगर सिंसियर होते तो ये काम चोरी होती ही नहीं। वो लड़की को अभी बोल रहे हैं कि निकाल ली है, अरे उसका मेहनत देखे हैं हम लोग, डेली आई है, डेली पढ़ी है। एक बच्चा भी उसके बैच का आ रहा है तो वो खुद आई है। ये स्थिति रहा है। ये पूरा नहीं है तो इस बैच में बैठ के कर लेती हूँ सर, हम लोग भी बोले करो, पढ़ने वाले बच्चों को कोई मना ही नहीं है हम लोग की तरफ से। ये पूरा नहीं है सर, इस बैच में बैठ के कर लो। रिसेप्शन वाले मना कर रहे हैं तो मेरे पास आके, कभी किसी के पास जाके हमने अलाउ कर दिया, बैठो जहां बैठना है, पूरा करो। जो छूटा है कॉलेज के टाइम पे छूट गया सर, कुछ फंक्शन हुआ था तो छूट गया था, अरे जो करना है बैठो पढ़ो। देखो निकाल दी। और ऐसा नहीं कि बहुत टैलेंटेड बच्ची थी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्ची नहीं थी भाई, वो जनरल एकदम सामान्य अपने जैसे स्तर की बच्ची थी। वो मेहनती थी। ये फील्ड केवल मेहनती लोगों का है, बार बार बोल रहा हूं। उस चीज को समझ गए तो ठीक, नहीं समझे तो फिर चलते रह जाएगा। ये ऐसा फील्ड है कि फिर बहुत खतरनाक फील्ड भी है ये, कहीं का नहीं छोड़ता। फिर कभी कभी कुछ नहीं मिला, समय भी खत्म, हाथ में भी कुछ नहीं आया, अब क्या करेंगे। अगर टाइम पास टाइप का किए ना तो बहुत खतरनाक फील्ड भी है ये। मेहनत किए ईमानदारी से, थोड़ा लेट से मिलेगा लेकिन मिलेगा। लेकिन अगर टाइम पास किए हैं ना तो फिर कहीं का नहीं छोड़ेगा ये फील्ड आपको। और शिक्षक भर्ती का जो तैयारी कर रहे हैं, व्यापम का जो तैयारी कर रहे हैं, पोस्ट तो आ ही रहा है। अभी शिक्षक भर्ती का आए थे, अभी खड़े तो थे मेरे पास वो पत्रकार जो थे, वो बोल रहे थे 2019 वाला लागू कर रहे हैं नियम को। 19 का पूरा नियम लागू हो रहा है शिक्षक भर्ती में। 19 वाला भर्ती जो किए थे पूरा वही नियम लागू कर रहे हैं, ऐसा उनका कहना था। अभी तो खड़े थे, देखे थे क्या बाहर, वही तो है वो भर्ती नियम 19 वाले पूरे कॉपी कर रहे हैं, ऐसा उनका कहना था। उनका तो ऐसा कहना था। अब क्या है, बोले बना दो, इसका वीडियो बनाओगे तो बोला ना दो भाई हम नहीं बनाऊंगा भाई, 2-4 तो गाली पड़ जाएगा, इससे अच्छा छोड़ ही दो शिक्षक भर्ती में तो वीडियो बनाना ही नहीं है, पढ़ा दो, उससे अच्छा 11 घंटे खड़े होके वो ठीक है। शिक्षक भर्ती का आधे घंटे से अच्छा मेरा 11 घंटे का क्लास ले लूंगा मैं, उसमें मैं थोड़ा व्यूज ले आऊंगा, उसमें मैं अपनी मेहनत दिखा दूंगा। लेकिन आधे घंटे का शिक्षक भर्ती का वीडियो, ये होने वाला है वो होने वाला है, इसके बारे में तो वीडियो नहीं बनाऊंगा मैं। आप बना लो, मेरे को बोले बना लो, बनाओगे तो 2019 का नियम पूरा लागू करना है। और 2-3 ठो खबर दे रहे थे कि जो अभी विषयवार जो नहीं बता रहे थे कि आ गया है ऐसा, इतने पद इसके, बोला वो सब फाल्स न्यूज है, उसका तो अभी डिसाइड ही नहीं किए बता रहे। कल ही बोले वो चावरा सर के पास बैठे थे, ज्वाइंट डायरेक्टर जो वहां के हैं, कल ही बोले बैठा था। अभी तो इनको पूरा मंत्रालय ब्यूरो मिल गया है पूरा, ये और बड़े बन गए हैं पत्रकार। तो चावरा सर के पास कल ही बैठा था, बोल रहे थे वो पार्ट वाइज वैसा नहीं बांट दिए हैं कि इस विषय का इतना पद, वो सब फर्जी है बता रहे थे। अभी वो कोई ऐसा कंफर्म न्यूज नहीं है, बोले कोई कंफर्म न्यूज नहीं है। और 19 का नियम पूरा लागू करेंगे, नया भर्ती जो लाएंगे अभी 19 वाला भर्ती का पूरा पूरा कॉपी पेस्ट करने वाले हैं लोग, बता रहे थे। ये सब चीजों को लेकर बता रहे थे, मतलब आप ही बना दो वीडियो, हमको तो गाली पड़ेगा, आपको तो नहीं पड़ेगा कम से कम। अब कोचिंग वाले इतना गंद फैला दिए है ना, तो उस चीज को लेके गाली बकते ही। इतने सब कोचिंग वाले इतना गंद फैला दिए शिक्षक भर्ती को लेके ना, फाल्स। अब देखे नहीं उसी खबर को जो अभी बता रहा था मैं, अभी फर्जी है, उसी को लेके बहुत सारे कोचिंग वाले डाल भी दिए हैं मार्केट में। हम डीपीआई से बात किए, भाई तुम्हारा औकात पता है, तुम कहाँ बात किए होगी।
डीपीआई से बात किए हम, हमको पता है तुम्हारा औकात, तुम कहाँ कहाँ बात करते हो, किसका न्यूज लेते हो, उन्हीं का न्यूज तो कॉपी मारते हो, फिर बोलते हो डीपीआई से बात किए हम। डीपीआई में फोन लगाए थे, डीपीआई मिलने गए थे, बाहर जाके फोटो खिंचवा लेते हो, बोलते हो डीपीआई से गए थे मिलने। अंदर जाना, बैठना, मिलना, खबर निकालना और फोटो खिंचवाने में बहुत फर्क है भाई। आप बाहर डीपीआई के खड़े होकर फोटो खिंचवाने के लिए तो स्वतंत्र है ना यार। किसी अधिकारी के साथ ऐसा हाथ मिलाते हो फोटो खिंचवाओ, ताकि समझ में आए कि हाँ अधिकारी से मिले हो और कोई जानकारी आपको मिली है। आप गए ऐसा हाथ फैला के फोटो खिंचो यार मेरा, और डाल दिए डीपीआई गया था, खबर निकाल के लाया हूँ, दे रहा हूँ। वो खबर इन्हीं पत्रकार का रहता है जो आए थे, एजुकेशन रिपोर्टर, इन्हीं का पूरा खबर रहता है, उसी को कॉपी पेस्ट मारते हैं। तो शिक्षक भर्ती को लेकर कितना गंद हो गया ना मार्केट में यार, इसलिए वीडियो बनाने से डर लगता है। हम बनाता भी हूं तो मैं सुधीर सर को साथ में ले लेता हूं। बढ़ जाएगा, गाली बढ़ जाएगा, गाली पड़ेगा भी तो बढ़ जाएगा गाली। नहीं वो कॉमन ही किया था, तो अब बटेगा तो फिर थोड़ा मन में ऐसा गंदा नहीं लगेगा यार। आधा आप ले लो, आधा मैं लेता हूँ। ऐसा संस्थान में घूमेंगे तो फ्री होके घूमेंगे, मैं अकेला ऐसा नहीं घूमूंगा कि लोग मुझे बोले कि आपके वीडियो में ऐसा आया है। इनके में भी आया है, क्या पता इनके लिए होगा वो, मेरे को तो बच्चे पसंद करते हैं, मेरे लिए नहीं होगा, वो सर के लिए होगा। तो बोलते बन जाता है ऐसा, इसलिए देखना सिंगल वीडियो मेरा बहुत कम आता है, तो मैं बनाता ही नहीं हूँ भाई। तो सिंगल जहां पे कंफर्मेशन है वही बनाता हूँ, बाकी नहीं तो साथ ही में बनाओ भाई। बोलते बन जाता है मार्केट में कि दोनों को पढ़ रहा है या उन्हीं को पढ़ रहा है। मेरे को कहां से पड़ेगा, ऐसा बोल देता हूँ। कुछ बच्चे संघ वाले मेनली कर देते हैं, वो बच्चे तो क्या ही करेंगे, संघ वाले करते हैं मेन। तो उसमें जो बीएड डीएड संघ वाले जो बनाए हैं, बहुत सारे संघ है जो, उन्हीं लोग बकते हैं। उनका कहना है आओ आंदोलन में आओ, हम लोग जाते नहीं है, उसी चक्कर में बकते हैं वो लोग। लेकिन ऑथेंटिक चीजें ही डालते हैं हम लोग, ऐसा रैंडम कोई खबर नहीं डालते हैं, ऑथेंटिक चीजें ही डालते हैं। और जिनको बकना है वो बकते हैं यार, जिनको देखना है वो खबर निकाल के अपना तैयारी चालू कर देते हैं, जिनको पढ़ना है वो पढ़ते हैं। अभी संडे को क्लास है सुधीर सर का 11 घंटे का, उसको पढ़ लेना पूरा, हिंदी का 11-12 घंटे का क्लास है, उसको पढ़ना। ऐसा मेहनत उड़ान के फैकल्टी कर सकते हैं भाई, 11-12 घंटे लगातार खड़े होकर पढ़ाने का क्षमता यही की फैकल्टी में है, समझ आ रहा है, और किसी फैकल्टी में ऐसा क्षमता नहीं है। अब दिया था मेरे ख्याल से 19 में, शायद 19 और 23 में दिया था, फाइनल ईयर वालों को दिया था मेरे ख्याल से, 23 में दिया था, 19 में नहीं दिया था क्या? 19 का एक बार नियम को पढ़ लेना आप लोग। 19 का नियम पढ़ लेना, क्योंकि उनका कहना है कि 19 वाला ही नियम पूरा कॉपी कर रहे हैं। थोड़ा मोड़ा मॉडिफाइड कर लेंगे, लेकिन 19 वाले ही नियम को लेके चलना चाह रहे हैं। हो गया ये बना, बाकी आ जाएगा विज्ञापन, जल्दी बोल रहे थे कि भर्ती तो करेंगे अगले साल ही लोग। बनाइए, अंकित मूल्य कितना है 150, एमआरपी है 150, और इसको बेचे कितने में 138 में, तो छूट का परसेंट बता पाओगे, कितने रुपए का डिस्काउंट दिए, किस पर? तो 12 150 का कितना परसेंट है वो निकाल लो, 3 चौको 12, 3 पचे 15, 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा 8%। समझ आ रहा है? बाकी प्रश्नों को लगाना घर जाके एक बार ट्राई करना, बाकी प्रश्न बने होंगे ना, सिंपल है बाकी प्रश्न, तो देख लो एक बार फटाफट। ये बनाए हो इसको? 5% है ये, बना है ये, सिंपल सा तो है यार। आपको बेसिक पता है तो सारे प्रश्न बनेंगे। देखो ना आपको क्या बोल रहा है, 9,975 रुपए प्रति वस्तु के मूल्य पर 2 वस्तुएं बेचा है। अब पहली वस्तु को बेचा 9,975 पे, तो पहली वस्तु का कॉस्ट प्राइस निकाल लो ना, कितने में खरीदा नहीं पता, 5% लाभ का मतलब ये देखो, ऐसा लिख देंगे। दूसरी वस्तु को भी बेचा कितने में, 9,975 में, दूसरी वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना, ये 5% हानि का मतलब इसका कितना, 95%। काटो ना, 105 से कट जाएगा ये, 95 से कट जाएगा ये, तो आपको मिल जाएगा पहली वस्तु का क्रय मूल्य और दूसरी वस्तु का भी क्रय मूल्य, तो टोटल क्रय मूल्य मिल गया, टोटल विक्रय मूल्य पता है, बता देना कितने रुपए का लाभ हो रहा है या कितने रुपए का हानि हो रहा है।
देखो ना, प्रति वस्तु मतलब पहली वस्तु भी इतने में बेचा और दूसरी वस्तु भी इतने में बेचा, पहली वस्तु भी इतने में बेचा है और दूसरी वस्तु भी इतने में बेचा है। अब पहली वस्तु को खरीदा कितने में नहीं पता, तो मान लिया इतने में खरीदा, 5% लाभ का मतलब इसके 105% पर बेचा। दूसरी वस्तु को इतने में खरीदा, 5% हानि का मतलब इतने में बेचा। अब यहां से CP1 निकाल लो, CP2 निकाल लो, आपको मिल जाएगा टोटल कितने में खरीदी हुआ दोनों वस्तु, टोटल कितने में बिक्री हुआ। अब देख लेना, लाभ हो रहा है तो कितने रुपए का, हानि हो रहा है तो कितने रुपए का, दिख जाएगा वो। सारे प्रश्नों का बेस वही है यार, सारे प्रश्न का बेस वही है। बनाए होगे ना यार बाकी प्रश्न भी? कौन से प्रश्न में डाउट है बताओ, एक आध प्रश्न। कौन सा? अब बन जाएगा ये, यहां से कैलकुलेट करना ना, इसको बन जाएगा, कैलकुलेट करना यहां से, CP1 निकल जाएगा, 105 से काटना तुरंत कटेगा, ये 95 से काटना कट जाएगा, ये समझ आ रहा है। CP1 मिलेगा, CP2 मिलेगा, मतलब टोटल खरीदी मूल्य मिल जाएगा दोनों वस्तु का मिला करके, और टोटल बिक्री मूल्य देख लेना कितने रुपए का लाभ या कितने रुपए का हानि हो रहा है। बना लेना बाकी क्वेश्चंस को, क्लास में एक आध दिन डिस्कस कर लूंगा। ये देखो वही सब प्रश्न है, अच्छे प्रश्न है, स्तर बहुत अच्छा है प्रश्नों का, तो एक बार ट्राई करना घर में बाकी प्रश्नों को। ये सब तो बना होगा। 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 42 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, बनाए हैं? क्या आया है? ये तो बहुत आसान है ना, ऐसा बन जाएगा, 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर 42 वस्तुओं का क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य के नीचे क्रय मूल्य को ले आइए, तो 42 के नीचे कौन जाएगा? 50। तो सीधे बोलो CP कितना? 50 और SP कितना? 42। 50 से 42 हो गया, हानि कितने रुपए का हो रहा है? 8 रुपए का। किस पे? 50 पे। तो 8 50 का कितना परसेंट है? हो गया देखो 16% का हानि। समझ आ रहा है? ये सबसे इंपॉर्टेंट है व्यापम के एग्जाम के लिए। तो व्यापम के एग्जाम में ऐसे प्रश्न बहुत सारे आते हैं। सिंपल सा काम करना, 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 42 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। देखो जैसा बोल रहा है वैसा जमा दो। 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50 का SP बराबर 42 का CP। SP के नीचे कौन आया? CP। 42 के नीचे कौन आ गया? 50। SP के नीचे CP आया, 42 के नीचे 50। अब यहां से CP उठा लो 50, SP उठा लो 42। CP को इधर लिखो, SP को इधर। हानि हो रहा है सर, 50 का खरीदा 42 में बेचा, 8 का हानि किस पे? 50 पे। तो 8 50 का कितना परसेंट है? 16%। समझ आ रहा है? ट्राई कर लीजिएगा, बाकी प्रश्नों को भी बनेगा, जैसे ये वाला प्रश्न भी देखेंगे तो। कौन सा? दो वस्तुओं क्या है, एक डीलर अपनी वस्तुओं के लागत मूल्य पर, क्या बोल रहा है, कुछ अलग लिखा गया है क्या? थोड़ा सा वो हो गया है, देख लेता हूं मैं। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है क्वेश्चन में, ठीक है मैं देख लेता हूँ। बाकी बनाए हैं ये सब तो बढ़ाए होने यार क्लास में। 25 मीटर कपड़ा बेचकर 5 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है, ये सब पढ़ा चुका हूं, ये सब पढ़े हैं यार। ये बनेगा, गलत बाट का उपयोग करके एक दुकानदार खरीदते समय 10% का लाभ और बेचते समय 10% का लाभ, ऐसे प्रश्नों में क्या करना? प्रतिशत परिवर्तन लगा देना। प्रतिशत परिवर्तन क्या करेंगे? पहला प्लस दूसरा प्लस पहला इंटू दूसरा, याद है ना? पहला प्रतिशत क्या है? 10 लाभ, दूसरा भी क्या है? 10। पहला 10, दूसरा भी क्या है? 10। 20 बट प्लस 1 कितना? 21। बन जाएगा। पढ़ के आइए, यहां तक उस प्रश्न को देख लेता हूं मैं, क्लास में पूछ लीजिएगा उसको आप। बाकी प्रैक्टिस को लगाओ यार, थोड़ा कोशिश करो, मेहनत करो। स्टार्टिंग में जो बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग में जो बातें बताया इसको पूरा रट लो, ये बातें एकदम रट लो, यही सब है जो है, यही पूरा लाभ हानि का बेस है, इसी को रट लो। प्रैक्टिस करो, बाकी प्रैक्टिस शीट को लगाने का कोशिश करो यार। प्रैक्टिस शीट ले लो, बाकी प्रैक्टिस शीट को लगाओ, देखेंगे इसके आगे का फिर अपन।